हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर चर्चा करेंगे। और हम लोग ट्रेसपास के ऊपर चर्चा जो स्टार्ट किए थे उसके उस क्रम में हम लोगों ने अब तक ट्रेसपास के मीनिंग को समझते हुए ये समझा था कि ट्रेसपास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जो कि हम लोग टॉर्ट के अंदर देखते हैं। तो वो पर्सन के अंदर पर्सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू पर्सन की बात करें तो हम लोग ट्रेसपास टू पर्सन में बैटरी असॉल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के रूप में देख लिए थे। इनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ये दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये सारा चीज हम लोगों ने अब तक देख लिया है। और जब हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देख रहे थे तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के साथ ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बाद हम लोग मेलिशियस प्रोसिक्यूशन उसको देख लिए थे, क्योंकि उससे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक कंडीशन है जैसे डिटेंशन, तो डिटेंशन दोनों ही केस में होगा। तो उसमें कुछ ची बातें कॉमनैलिटी आती हैं, तो उसी से डिफरेंसेस भी होता है। तो उसी डिफरेंसेस को समझने के लिए हम लोगों ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बाद मेलिशियस प्रोसिक्यूशन देख लिया था। और अब हम फिर वापस से अपने ट्रेसपास के, वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एक कंप्लीट अलग तरह का टॉर्ट है, जो कि हम लोगों ने देखा है। वो 3 पार्ट्स में हम लोगों ने देखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर चर्चा करेंगे। आते हैं अपने डिस्कशन के, आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले प्रीवियस डिस्कशन के कुछ रिकैप कर ले। जैसे ये तीनों जो वीडियोस है उसमें हम लोगों ने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर चर्चा किया है। और हम लोगों ने 5 जो इसेंशियल्स होते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को, उसको काफी डिटेल में हर एक वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन को और डायमेंशंस को, उनके स्कोप को समझा है डिफरेंट केस लॉज के थ्रू। आप एक बार विजिट कीजिए और देखिए आपको अच्छा से लगता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम आगे बात करें। फ्रेंड्स, एक हम लोग जो पिछले कुछ वीडियो से ये परंपरा स्टार्ट किए हैं कि प्रीवियस डिस्कशन से कुछ क्वेश्चंस उठा के उनके उनसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम यूपीएससी में 2016 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। मेलिस इज नॉट इन्फर्ड मेयरली फ्रॉम द एक्विटल ऑफ द प्लेंटिफ। The plaintiff must prove independently of the acquittal that his prosecution was malicious and without reasonable and probable cause. Comment. तो क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन 10 नंबर का था ये, और 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये चीज हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं कि जो मैलिस है वो केवल प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता है कि हमको पिछले केस में जो है, मेरे ऊपर जो केस किया गया था उसमें मुझे बरी कर दी गई, मुझे मैं उसमें दोषी साबित नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि अपोजिट पर्सन जिसने मेरे ऊपर केस किया था वो, उसके मन में मैलिस था, मैलिस इंटेंशन था, ये उससे प्रूफ नहीं होगा, है ना। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेलिशियस इंटेंशन था और विदाउट एंड रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के केस फाइल की गई थी। तो इसी चीज को आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि एक्विटल एलोन इज इनसफिशिएंट, है ना। एक्विटल हो जाने मात्र से ये साबित नहीं होता है कि मैलिस इंटेंशन था, पहली बात। और दूसरी बात, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैलिस था और रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज था। ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, है ना। मैलिस का होना और रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज का ना होना, ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। तो इसको बेसिकली आपको यही चीज को प्रूफ करना है, यही चीज एक्सप्लेन करना है बेसिकली। सो है ना, आप यही चीज यहाँ लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कि एन एक्विटल और फेवरेबल टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट ऑन इट्स ऑन, है ना। सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी तो है। एक्विटल नहीं होगा तो फिर आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट ही नहीं ला सकते, क्योंकि आप तो कन्विक्ट हो गए यानी कोर्ट ने आपको दोषी साबित कर दिया, आपको दोषी पाया। अगर दोषी आपको पाया तो फिर यू कैन नॉट, है ना, फाइल दी you cannot file the case for malicious prosecution or tort for malicious prosecution for compensation, you cannot file। हाँ, हमने आपको ये भी बता दिया था कि अगर देखिए फॉल्स कन्विक्शन होता है तो वो अलग चीज है। फॉल्स कन्विक्शन हुआ तो वहां पे जुडिशियरी का वहां फॉल्ट है, ठीक है, वो जुडिशियल डिसीजंस का बेसिकली फॉल्ट है। उसमें भी एविडेंसेस नहीं, उस समय जो एविडेंसेस था उसके आधार पे कोर्ट ने डिसाइड किया।
तो वो फ़ॉल्स कन्विक्शन एकदम अलग चीज़ है फिर वो, है ना? लेकिन जब तक एक्विटल नहीं होगा तब तक तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं किया जा सकता है कंपनसेशन के लिए। तो ये तो बात पता ही है। इसलिए वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है ना? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की सूट में बेसिकली कंपनसेशन के लिए एंटाइटल होने के लिए आपको मैलिस भी प्रूव करना पड़ेगा और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि रीज़नेबल एंड प्रोबेबल कॉज़ नहीं था, है ना? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है ना? और प्लेंटिफ को एविडेंसेस के थ्रू इसको सपोर्ट करना होता है। उसके बाद कुछ केस लॉ जो सबसे पहला केस हम लोग देखे थे वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय 2007 आर.के. पांगे आप देखेंगे तो वहाँ पे इसी केस के रेफरेंस के साथ ही स्टार्ट किया गया है इस पूरे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के चैप्टर को। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंडियन केस की हम बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में काफ़ी सारे पॉइंट्स ले डाउन किए थे और ये केस एक तरह से लैंडमार्क केस आप मानेंगे क्योंकि इस केस का आपको ज़रूर से ज़रूर एक अपने आंसर्स में इसको यूज़ करना चाहिए, है ना? और उसके बाद फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, एक और केस आप अपने मन से इसमें जो बातें लिखी गई हैं, है ना? उसको वही कि एक्विटल अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना? एक्विटल होना सफिशिएंट नहीं है ना? तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं इस या फिर डिफरेंट केस का यूज़ करके लिख सकते हैं ऐसा। और फाइनली आप कंक्लूड कर देंगे कि in conclusion to succeed in claim for malicious prosecution the plaintiff must go beyond demonstrating an acquittal. They need to prove independent evidence showing that the prosecution was driven by malice and initiated without reasonable and probable cause. This ensures that legal process is not misused and only genuine claim of malicious prosecution are upheld. इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और भी आप बहुत सारे डायमेंशन जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने बस आपको सिर्फ एक कंटेंट का एक कंटेंट के रूप में आपको दे दिया कि जो क्वेश्चन को हिट करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 2008 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इट इज़ एन एक्शनेबल रॉन्ग टू इंस्टीट्यूट मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज criminal proceedings which may injures person's reputation, personal freedom और property. Illustrate. So basically इसमें भी आपको explain ही करना है इस बात को कि और एग्जाम्पल के थ्रू कि पर्सन के रेपुटेशन को, पर्सनल फ्रीडम को, प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, इंजर हो सकता है वैसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कि मैलिशियसली और रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के एब्सेंस में फाइल किया गया है। बस सेम चीज़ है, 5 एसेंशियल्स आपको पता है और उस पे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा केस लॉज़ याद है तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, रहा बात आपको फ्रेंड्स ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लैंग्वेज इश्यूज़ है, जो कि मैक्सिमम लोग को है, मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा लोगों को लैंग्वेज इश्यूज़ है और कोचिंग में आपको लैंग्वेज इश्यूज़ जनरली इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है और ये इसमें क्यों ध्यान नहीं इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये आपके ऊपर है, आपको अपने एफर्ट से ठीक करना है और इसी वजह से बच्चे जो है मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको समझ उस पर्सन से ज़्यादा हो सकता है जिसने अच्छा आंसर लिखा। लेकिन वही बात है कि जो सामने दिखता है उसी पे लोग जज करते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अगर आपको लैंग्वेज इश्यू है ना? आप कम शब्दों में जो है नहीं लिख पाते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपको बार-बार लिख के प्रयास करना चाहिए और फुल आंसर लिख के प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज इश्यूज़ नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए? जो अ, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप क्या कीजिए कि कीवर्ड्स लिख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में जो-जो कीवर्ड्स या जो केस लॉज़ बस आप उसको पॉइंट आउट कीजिए और आपका 2 मिनट में आंसर 3-4 मिनट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा, है ना? 3-4 पॉइंट में सोच करके बस, क्योंकि आपको लैंग्वेज का इश्यू नहीं है तब। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए मतलब थर्ड क्वेश्चन 2005 में आया था। In tort of malicious prosecution, the plaintiff must prove, among other things, that the defendant was the person who was actively instrumental in putting the law in force. ठीक है, इसके मीनिंग को हम लोगों ने समझा था काफी डिटेल में। कब माना जाएगा कि पर्सन जो है एक्टिवली इंस्ट्रूमेंटल था? जब आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, है ना? जो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का फर्स्ट वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में जो पहला एसेंशियल हम लोगों ने देखा था वो था प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। उसमें हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन का मतलब भी समझा था और उसके बाद जो दूसरा उसका पहलू है कि प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट मतलब डिफेंडेंट के द्वारा होना चाहिए। तो इसमें डिफेंडेंट कब माना जाएगा?
है ना? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद जो लॉ जो सेट इन मोशन होता है, उसके बाद फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? तो इसलिए उस केस में डिफेंडेंट के ऊपर जो केस कोई प्राइवेट पर्सन के ऊपर अगर केस फाइल किया जाता है, तो कब माना जाएगा कि वो डिफेंडेंट है? फॉर द पर्पज़ ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, तो उसके लिए वो तब वो माना जाता है जब वो एक्टिवली इंस्ट्रूमेंटल था पुटिंग द लॉ इन फोर्स, है ना? और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ देखा था, है ना? कि कब होगा, जैसे सपोज़ कीजिए उस पर्सन जो है, वो क्या करता है कि विटनेसेस बेसिकली फॉल्स विटनेसेस को जो है कलेक्ट करता है, उनको उनको पुलिस के सामने गवाही दिलवा देता है ना? पुलिस के बेसिकली एक्सप्लेन करता है, गवाही तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पुलिस के सामने जो है पेश कर देता है ताकि पुलिस जो है केस इनिशिएट कर दे, है ना? चार्जशीट दायर करे, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आ जाएगा, है ना? केवल मैस पैसिव विटनेस है तो वो सफिशिएंट नहीं है ना? और इसी चीज़ को आप बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि द रिक्वायरमेंट दैट डिफेंडेंट मस्ट बी एक्टिवली इंस्ट्रूमेंटल इन पुटिंग द लॉ इन फोर्स मीन्स दैट the defendant must have taken deliberate steps to initiate or perpetuate the legal proceedings, है ना? This includes actions such as filing a formal complaint, swearing out a warrant, or actively encouraging and supporting the prosecution, है ना? Merely providing information or acting as a passive witness is not sufficient to meet this element. Otherwise क्या होगा? कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, पुलिस को बोलेगा भाई हमको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में अपने आप को कंपनसेशन दूसरे को प्रोवाइड नहीं करना है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूंगा, तो फिर तो हमारा पर्पज ही सर्व नहीं होगा, है ना? इसलिए ऐसा नहीं किया होता है, इसलिए केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है। हाँ, अगर आप फॉल्स इंटेंशन से आगे काम कर फॉल्स मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, तो आपका मैलिस इंटेंशन होगा और मैलिस इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनिटली जो है दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, है ना? उनको डैमेजेस होगा। तो इसलिए लॉ जो है बैलेंस करता है बेसिकली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को टॉर्ट के रूप में इसीलिए माना जाता है। उसके बाद आप केस लॉ देख सकते हैं, गया प्रसाद वर्सेस भगत सिंह का केस या वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार राय का केस। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे केसेस भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगेन फ्रेंड्स, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसको आपको फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करने में काफ़ी वर्ड्स यूज़ हो जाएगा, है ना? तो ये भी बहुत वाइज़ली देखना पड़ता है कि कौन-सा केस आप लें, जिसका फैक्ट्स ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद है ना? ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। अगर आप फैक्ट्स केस ले ले भी रहे हैं, तो आप ज़्यादा फैक्ट्स ना लिखना पड़े, कम फैक्ट्स में बातें ईज़िली है ना कन्वे हो जाए। और फाइनली इसमें यही बात कंक्लूजन में कि malicious prosecution in the claim of malicious prosecution proving that the defendant was actively instrumental in initiating or continuing the legal proceeding is a critical element। जाहिर सी बात है काफ़ी क्रिटिकल है, अदरवाइज़ फिर उस पर्सन को आप है ना वो पर्सन जो है आप उससे कंपनसेशन ले ही नहीं सकते अगर वो डिफेंडेंट है ही नहीं तो, है ना? डिफेंडेंट इन द सेंस कि जो malicious prosecution का सूट है उसमें वो डिफेंडेंट अगर नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसने अगर उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब कि वही डिफेंडेंट है, मेरे लिए मतलब मैं उसी से कंपनसेशन लूँगा, है ना? It ensures that individual who have maliciously abused the legal process are held accountable, while those who acted merely as informer or witness are not unjustly targeted, है ना? उनको टारगेट करना लॉ का उद्देश्य नहीं है। और ये क्या बैलेंस करता है? जस्टिस एंड फेयरनेस इन द लीगल प्रोसेस, है ना? मैलिशियस लीगल एक्शन से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है और ये भी इंश्योर करता है कि जो जेन्युइन प्रोसिक्यूशन है वो हिंडर्ड ना हो, वो रुके ना, क्योंकि जेन्युइन जो प्रोसिक्यूशन है वो जारी रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली यही चीज़ को बैलेंस करता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीवियस डिस्कशन का जो कुछ क्वेश्चंस था। और भी क्वेश्चंस है, आपको देखेंगे आप तो वहाँ पे और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। आप देखेंगे अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का पार्ट 3 तो वहाँ पे हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में यूपीएससी में जो आया था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ट्रेसपास का बेसिक मीनिंग जो होता है वो तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं, पहले से जानते हैं कि ट्रेसपास का मतलब है कि वैसा एक्शन, किसी पर्सन का वैसा एक्शन जो लॉ के लिमिट को एक्सीड कर दिया है ना? लॉ के लिमिट से वो ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या है? ट्रेसपास, वही ट्रेसपास है। और ये ट्रेसपास जो है, जब हम लॉ के लिमिट से बात करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अनलॉफुल है, अनलॉफुल ही होगा। और वही ट्रेसपास जो है, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स हो सकता है। और आज हम लोग ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर चर्चा करेंगे।
फ्रेंड्स एक और बात कि जब हम ट्रेसपास की चर्चा को शुरू किए थे उस समय हम लोग ट्रेसपास और न्यूसेंस दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी देखे थे, है ना? ट्रेसपास और न्यूसेंस उसके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको भी देखे थे, आप याद करें। और हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेसपास है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, जबकि जो न्यूसेंस है वो कंसिक्वेंशियल है। जैसे किसी पर्सन के लैंड में जाकर के आप अगर पेड़ लगा देते हैं तो वो क्या है? ट्रेसपास है। लेकिन आप अपने लैंड में पेड़ लगाते हैं और उसका जो ब्रांच है वो दूसरे के लैंड में चल जाता है तो वो क्या है? न्यूसेंस है ना? और ट्रेसपास क्या है? इंटरफेरेंस विद द पोजीशन है, जबकि न्यूसेंस क्या है? इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स एन्जॉयमेंट और राइट टू यूज़ द लैंड, है ना? ये चीज़ें हैं, पर्सन्स यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ द लैंड उसके में उसमें इंटरफेरेंस है ना? इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिफरेंसेस हैं, जो कि यहाँ पे हमारा मुद्दा नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, आप जाके एक बार वीडियो देखिए या फिर बुक रीडिंग। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग ट्रेसपास टू लैंड के मीनिंग को समझते हैं। फ्रेंड्स ट्रेसपास टू लैंड में क्या है? अनऑथराइज्ड और डायरेक्ट इंटरफेरेंस है विथ द पोजीशन ऑफ समवन्स लैंड, है ना? किसी और के लैंड में अनऑथराइज्ड एंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस क्या है? वो ट्रेसपास है। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? न्यूसेंस हो जाएगा, है ना? जैसे तो पेड़ वाला एग्जांपल दिया आपको, या फिर और भी अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पर्सन जो है किसी दूसरे के लैंड में जो है पत्थर फेंकता है, तो जब वो पत्थर फेंकता है तो वो क्या है? डायरेक्टली इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन एक पर्सन अपने लैंड में कोई चिमनी उसके लैंड में है और वो चिमनी से जो कुछ भी सपोज कीजिए कोई धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, या फिर सपोज कीजिए कुछ ऐसा चीज़ है जिससे प वहाँ पे काम चल रहा है और पत्थर गिरता है तो दूसरे के लैंड में गिर रहा है। तो वो डायरेक्ट नहीं माना जाता है, वो इनडायरेक्ट है, कांसेक्वेंशियल है ना? किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप है। डायरेक्ट है तब जब आप डायरेक्टली किसी के प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और वो कांसेक्वेंशियल है मतलब किसी पॉजिटिव एक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना? तो वो अगर वो भी इंटरफेरेंस है तो वो क्या है? न्यूसेंस है। तो यहाँ तो हम लोग ट्रेसपास देख रहे हैं। सो अनऑथराइज्ड एंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ समवन्स लैंड, दैट इज ट्रेसपास टू लैंड। इसमें किस तरह का इंटरफेरेंस होगा? टेंजिबल इंटरफेरेंस होगा, है ना? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन का होगा, ये तो कहना ही नहीं है ना? विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन का होगा। सो टेंजिबल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टेंजिबल का मतलब होता है वैसा चीज जिसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जिसको आप अ, टच कर सकते हैं, आप जिससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना? कुछ इनटेंजिबल चीज़ होते हैं जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन अ, फीलिंग्स है, जैसा कि फीलिंग्स है ना, इंटरनली आप महसूस करेंगे उसको, आप उसको टच करके महसूस नहीं करेंगे, आप उसको देख नहीं सकते हैं, है ना? देखने वाला चीज़ क्या है? टच करने वाला चीज़ क्या है? वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल वैसा चीज़ है जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये इनटेंजिबल चीज़ है ना? तो ये जो इंटरफेरेंस है ट्रेसपास टू लैंड में, ये इंटरफेरेंस टेंजिबल होता है और बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के होता है, उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी एक चीज़ तो हम समझ गए इस डेफिनिशन से ही कि किन-किन टर्म्स के ऊपर हम लोग जो है किन-किन टर्म्स के ऊपर सारा का सारा डिस्कशन जो है घूमेगा। वो कि कब लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा, उसका एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हो सकता है ना? और कब अ, जो है इंटरफेरेंस डायरेक्ट माना जाएगा, है ना? टेंजिबल माना जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, यही सेम एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। सो प्लेंटिफ को जब भी ट्रेसपास लैंड में कंपनसेशन पाना है, तो प्लेंटिफ ये प्रूफ करेगा कि जो इंटरफेरेंस था वो क्या था? इंटेंशनल था, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के था, है ना? और जो इम्पोर्टेंट केस है, प्रिंसिपल्स है, वो ये हाइलाइट करते हैं कि लॉफुल एंट्री भी किसी के लैंड में लॉफुल एंट्री भी रॉन्गफुल एक्ट बाद में अगर कमिट की जाती है, एंट्री के समय लॉफुल था लेकिन बाद में कमिट की जाती है, तो वो ट्रेसपास बाद में कोई एक्ट कमिट की जाती है जो कि रॉन्गफुल एक्ट है, तो वो ट्रेसपास कहलाता है ना? ये डिफरेंट केस लॉज के थ्रू, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू ये चीजें हाईलाइट होती है ना? ये चीजें सामने आती हैं। एंड possession right can protect against trespass even if possession is not the owner, है ना? कोई पर्सन जिसके
पोजीशन में कोई लैंड है, तो वो उसका भी राइट है। ऐसा नहीं है कि ओनर आएगा तो ओनर राइट का इस्तेमाल करेगा, नहीं। पोजीशन पोजीशन के ऊपर ट्रेस है ना, ये बातें आप देखिए, ये जो पोजीशन टर्म्स है ना, ट्रेसपास टू लैंड इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड एंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ समवन्स लैंड। यहाँ ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप ऑफ समवन्स लैंड नहीं है, दिस इज पोजीशन ऑफ समवन लैंड, है ना, समवन्स लैंड। तो बस इसी के ऊपर हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। Trespass include every entry above, below the surface or into the air space above the land, है ना। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे लैंड है, जैसे सपोज कीजिए यही जो हमारा बॉर्डर है वही लैंड है, और इस लैंड के यहाँ पे जो सरफेस होगा वो सरफेस के अंदर भी चीजें होती हैं, मिनरल्स आप जानते हैं, माइंस, खदानें होती हैं। तो वहाँ पे कोयला का खदान हो या फिर अदर मिनरल्स को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है, बिलो द सरफेस है। और एयर स्पेस में, है ना, एक लिमिट तक एयर स्पेस भी, अब सपोज कीजिए कोई जो अभी तो आप देखेंगे कि कई तरह का जो है आपका ये अ, उसको क्या बोलते हैं, मैं फॉरगेट भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ड्रोन, यस, ड्रोन जो होता है, ड्रोन, अगर कोई ड्रोन उड़ाने लगे, है ना, तो एयर में है, बोलेगा हम लैंड पे कहाँ है, तो कैसे आप कह सकते हैं ना। तो ट्रेसपास जो है, इस तरह के ट्रेसपास एयर स्पेस में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो एग्जांपल आप देखेंगे, ये आर के बांकिया में नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको हारपुट की बुक में मिला, है ना। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, क्योंकि अब जैसे जैसे चीजें विस्तारित होंगी, अब ड्रोन जैसे पहले एयर स्पेस के बारे में उतना ज्यादा बातचीत नहीं था, लेकिन अब जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप समझिए कि ये मुद्दा बहुत हाई होगा, बहुत हाई देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो बड़ा सा लीगल मैगजीन है ना, इसको आप अपने प्रोनाउंसिएशन से पढ़िएगा, क्या है इसका मीनिंग, बस आपको ध्यान में रखिएगा। ये काफ़ी लैटिन मैगज़ीन्स काफ़ी उल्टा-सीधा होता है ना? हम नहीं चाहेंगे कि हम गलत पढ़ दें और फिर आप उसी चीज़ को उसी तरह से पढ़ने लगें। तो कुछ नहीं है, इसको आप जो है प्रोनाउंस कर देखिएगा कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ओनरशिप एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेवेंस टू द अर्थ's डेप्थ, though its modern significance is limited due to advancement like mineral exploitation and air travel, है ना। ओनरशिप जो है एक्सटेंड फ्रॉम हेवन टू द अर्थ्स डेप्थ, अर्थ के डेप्थ तक है, हेवन से लेकर के जो अर्थ का डेप्थ है, मतलब अर्थ का डेप्थ है ना, अर्थ में होता है मेन, ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन कोर, क्रस्ट, मेंटल, इस तरह से होता है। सो बेसिकली जो अर्थ का कोर है, वहां तक जो ओनरशिप है। लेकिन आधुनिक जो चीजें डेवलपमेंट हुई हैं, जो एडवांसमेंट हुई हैं, तो उससे मिनरल एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, लैंड में मिनरल्स निकालने के लिए लैंड से खुदाई होती है, और एयर ट्रेवल भी होता है। तो लैंड के दोनों तरह से ट्रेसपास जो है हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि लैंड तो आसमान से मेरे लैंड के ऊपर से भी एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन गुजरता है, तो क्या वो भी ट्रेसपास नहीं होगा? वो लिमिटेड है ना। हीवन टू अर्थ डेप्थ हम नहीं मानेंगे, है ना। ये चीजें हम नहीं मानेंगे, है ना। मुहावरे के तौर पे ऐसा कहा जाता था कि ओनरशिप का मतलब, लेकिन हाँ, लेकिन एक लिमिट तो है। Trespass to land involves directly entering, remaining, or placing, projecting an object on the land without lawful justification, है ना। डायरेक्टली इंटर करना, डायरेक्टली वहां पे मौजूद रहना, है ना, या किसी चीज को प्लेस करना या प्रोजेक्ट करना, ये सब कुछ अगर बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के है, तो सब कुछ ट्रेसपास ही है। देखिए, कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर आप समझना चाहते हैं, तो इंग्लिश लॉ में जो है, जब भी इन लैंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता था, तो जो हर तरह का चीज के लिए ट्रेसपास ही एक तरह का टॉर्ट दिखाई पड़ता था, है ना। और आप देखेंगे कि ट्रेसपास बाद में जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो उसमें ट्रेसपास के अलावा कई सारे अदर टॉर्ट्स भी आए। जैसे नेग्लिजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, है ना, नेग्लिजेंस, जो हम लोग अभी देखेंगे। नेग्लिजेंस हम लोग अभी नहीं डिस्कस किए हैं। नेग्लिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेग्लिजेंस के साथ साथ मेडिकल नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कंपोजिट नेग्लिजेंस,
है ना? उसके अलावा नर्वस शॉक, ये सब कुछ भी अभी डिस्कस करना बाकी है। तो ट्रेसपास टू टॉर्ट टू ऑफ नेग्लिजेंस के आने के बाद एक अल्टरनेटिव रेमेडी भी लोगों को मिलना शुरू हुआ। अदरवाइज़ उस समय जो है सारे जो चीज़ें थी 19th सेंचुरी के आस-पास, उससे पहले, वो ट्रेसपास के तौर पे ही उसको देखा जाता था, है ना? ट्रेसपास ही माना जाता था। बाद में फिर चीज़ें चेंजेज़ हुई, नेग्लिजेंस के रूप में भी कुछ चीज़ें आई, है ना? कुछ चीज़ न्यूइसेंस के रूप में आई, है ना? अब ये जो टॉर्ट रिलेटेड टू लैंड है, ये एकेडमिक तौर पे देखें तो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक क्रूशियल टॉपिक है। लेकिन नेग्लिजेंस जो है आपको कॉमन लिटिगेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, नेग्लिजेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। आप जहाँ भी देखेंगे, कोई भी ड्राफ्ट में देखेंगे, तो आप नेग्लिजेंस वर्ड यूज़ किया हुआ देखेंगे। तो नेग्लिजेंस पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल केस के दौरान आपको नेग्लिजेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रेसपास उतना देखने को ट्रेसपास शब्द का इस्तेमाल के बजाय आपको नेग्लिजेंस हर जगह देखने को मिलेगा, है ना? और प्रैक्टिकल चीज़ें में, है ना, जब भी टेक्निक्स होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें ज़्यादा डेवलप कर गई होती हैं, मतलब ज़्यादा उसमें सक्सेस रेट होता है, तो वो वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। खैर एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारा हो, हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और हम समझ पाएँ कि कोई चीज़ कब ट्रेसपास है, किसको नेग्लिजेंस कहते हैं, किसको न्यूसेंस कहते हैं, ये चीज़ें समझना में होना चाहिए। तो ट्रेसपास टू लैंड जो था, वो फर्स्ट एक्शन था जो कॉमन लॉ में इमर्ज हुआ था, है ना? सिविल एक्शन के रूप में। और ये सिविल एक्शन बहुत समय तक सिविल एक्शन रहा है। और आज की बात करें तो जो चीज़ें हमने आपको बताई कि नेग्लिजेंस का प्रभाव देखने को मिला, मतलब नेग्लिजेंस के रूप में नया तरह का टॉर्ट देखने को मिला, या बेसिकली उसको एक्सेप्ट किया गया, है ना? अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं ट्रेसपास टू लैंड में जितना भी जो एसेंशियल्स है उसको देखते हैं। सो फर्स्ट एसेंशियल हम लोगों ने देखा अनऑथराइज्ड एंट्री। अनऑथराइज्ड एंट्री, एंटरिंग इनटू समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, ये क्या है? ट्रेसपास का एग्जांपल है, यही तो ट्रेसपास है। जैसे इसमें एक चीज और समझिए कि अगर आप किसी पर्सन को अपने घर में इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के बाद आप किसी पर्सन को किसी खास जगह पे उसको अलाउ करते हैं, है ना? जैसे सपोज़ कीजिए ये जगह है, आपने उनको इस एरिया में आपने उनको अलाउ किया, लेकिन वो पर्सन जो है इस एरिया को छोड़ कर के ये पूरा का पूरा एरिया जो था आपके घर का किसी और जगह चला जाता है, तो वो भी क्या है, वो उसका परमिशन आपको नहीं था, आपको परमिशन जो था आपने उस परमिशन से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दिया, तो वही तो ट्रेसपास है और यही चीज़ ट्रेसपास टू लैंड है ना? अनऑथराइज्ड एंट्री है, यही तो अनऑथराइज्ड एंट्री है क्योंकि इसका परमिशन नहीं था। तो इफ समवन इनवाइट्स यू into their drawing room but you enter their bedroom without permission, your entry into the bedroom is a trespass, है ना? ये हमारा अनऑथराइज्ड एंट्री है। और सेकंड जो हमारा एसेंशियल है वो मटेरियल इंटरफेरेंस है। मटेरियल इंटरफेरेंस का मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज करके किसी के लैंड में इंटरफेयर करना, जैसे किसी के प्रॉपर्टी में जो है पत्थर फेंकना, है ना? किसी दूसरे के वॉल में कांटी ठोकना, प्लेसिंग नेल्स, है ना? लिविंग डेब्रिस ऑन नेबर्स रूफ, है ना? दूसरे के छत पे कचरा फेंक देना ट्रेसपास है। ये जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, ऊपर से कचरा को फेंक देते हैं। सो दैट इज़ अ ट्रेसपास, है ना? दैट इज़ अ ट्रेसपास। उसके बाद अलाउइंग योर कैटल टू स्ट्रे इनटू अनदर पर्सन्स लैंड, ये क्या है? ये भी ट्रेसपास है। अपने कैटल को आपने इस तरह से छोड़ दिया, दूसरे के खेत में जाकर के उसने सारा फसल बर्बाद कर दिया। ये ट्रेसपास ही है, ये ट्रेस मटेरियल इंटरफेरेंस है। तो मटेरियल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके आप किसी पर्सन के लैंड में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे आपने पत्थर फेंका, जैसे आपने नेल जो है प्लेस कर दिया, उसके अलावा डेब्रिस, है ना? उसके बाद कैटल को आपने सारा क्या किया, आपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया। तो अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं, है ना? ट्रेसपास टू एयर स्पेस का।
है ना? कब माना जाएगा ट्रेसपास टू एयर स्पेस, है ना? बीनीथ द ग्राउंड या स्पेसिफिक टाइप्स, ये आपको बेसिकली आर के मांगिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको हार्पुड की बुक से मैंने रेफर किया है। आप भी हार्पुड की बुक से इसको रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला केस है वो है केल्सन वर्सेस इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड, 1957 का केस है। इसमें होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी होता है प्लेंटिफ का या क्लेमेंट का, उसके ऊपर डिफेंडेंट का जो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग होता है ना? जो विज्ञापन का जो होर्डिंग होता है, वो 8 इंचेस तक क्लेमेंट के प्रॉपर्टी में आ गया होता है, ऊपर होता है लेकिन एयर स्पेस पे, है ना? लैंड पे नहीं। एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग जो होगा वो तो ऊपर ही होता है, कुछ फीट तक के हाइट पे होता है। तो इसको माना गया कि यस, ये ट्रेसपास है और ये ट्रेसपास टू एयर स्पेस है ना? क्योंकि ये जो है क्लेमेंट के ऑर्डिनरी यूज़ का जो राइट है, प्रॉपर्टी के यूज़ का जो राइट है, उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने मैगज़ीन देखा भी था, जो मैगज़ीन हम लोगों ने यहाँ देखा, है ना? इसमें हमने देखा था, ये मैगज़ीन का मतलब होता है कि ओनरशिप एक्सटेंड्स फ्रॉम द हेवेंस टू द अर्थ डेप्थ। लेकिन आप देखेंगे कि जस्ट कुछ केसेस के बाद बर्किंस्टेन बर्नस्टेन सॉरी बर्नस्टेन वर्सेस स्काई व्यूज एंड जनरल लिमिटेड 1978 के केस में ये कोर्ट ने हेल्ड किया। जब होता क्या है, पहले ही देख लेते हैं। इस केस में होता क्या है कि जो डिफेंडेंट होता है, वो प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ लेता है, काफी एरियल फोटोग्राफ, है ना? काफी ऊपर से फोटोग्राफ लेता है। तो केस फाइल हुआ कि ये ट्रेसपास हुआ, मेरे लैंड के ऊपर ट्रेसपास किया गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इसको ट्रेसपास नहीं है ना? क्योंकि लैंड ओनर का जो राइट है, वो रीज़नेबल हाइट तक ही है प्रॉपर्टी के, है ना? 100 फीट्स या बहुत ज़्यादा सेवरल 100 फीट्स, है ना? 100 फीट नहीं, सेवरल 100 फीट तक नहीं है ना? अनलिमिटेड नहीं हो सकता है ना? अनलिमिटेड हाइट तक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है ना? अदरवाइज़ फिर एयर ट्रैवल, एरोप्लेन से जो ट्रैवल होता है, या सैटेलाइट, तो सैटेलाइट भी बहुत ऊँचा होता है, और सब कुछ हम कह देंगे तो फिर मेरे लैंड के ऊपर सैटेलाइट भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, है ना? तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि ये ट्रेसपास नहीं है ना? एरियल फोटोग्राफ्स ट्रेसपास नहीं है, काफ़ी अगर ऊँचा से लिया गया है तो। है ना? आप देखेंगे गूगल मैप जो है वो सब कुछ उसमें है। आप अगर देखेंगे उसमें एक लिमिट तक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़ूम करना, हालाँकि गूगल मैप आज के समय का बात है, ये 1978 आप देखेंगे उस समय का बात है। आज तो ख़ैर काफ़ी ईज़ी है, सब कुछ वे जो है आपको गूगल मैप पे देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे डेफ़िनिटली बातें अलग हैं। लेकिन अगर हम ट्रेसपास की बात करें, तो ये जो है ट्रेसपास का उदाहरण है, लेकिन वो एक लिमिटेड है, वो लिमिटेड हाइट तक है, अनलिमिटेड हाइट तक नहीं। इसके बाद नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, एंकर ब्रू हाउस डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस बर्कली हाउस डॉकलैंड डेवलपमेंट 1987। केस का नाम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझिए कि चीजें कैसे कैसे परिवर्तित हुई है ना? इसमें क्या होता है कि क्लेमेंट जो है, उसके लैंड में जो होता है, उसके लैंड में अगेन एयर स्पेस में एक क्रेन जो होता है ना, क्रेन वहां से स्विंग कर रहा होता है ना? मतलब क्रेन जो है बार बार उसके लैंड के ऊपर से जो है घूम के जाता है ना? ऊपर से एयर स्पेस में, क्रेन उसके लैंड में नहीं है ना? लेकिन क्रेन का जो जो उसका जो आउटर पार्ट होता है, वो जो है बेसिकली क्लेमेंट के लैंड के ऊपर से जो है पास कर रहा होता है। तो माना गया कि यस, इसको भी माना गया कि ट्रेसपास है एयर स्पेस में, ये ट्रेसपास है एयर स्पेस में। और ये चीज़ इसमें देखिए, इस इन्वेजन ऑफ एयर स्पेस इमनेटिंग फ्रॉम लैंड, है ना? लाइक अ क्रेन कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास, है ना? जो वैसा वस्तु से हो रहा है जो लैंड से जुड़ा हुआ है। क्रेन तो लैंड पे है, किसी के लैंड पे है, उसका जो बाहर वाला पार्ट है, या जो अपर जो जिस पार्ट जो मेन पार्ट है उसका, वो ऊपर से एयर स्पेस से पार कर रहा है। तो इसको माना गया कि यस, ये ट्रेसपास है, ट्रेसपास इन एयर स्पेस है। उसके बाद एक केस है 1970 का, ये केस था हमारा 87 का। एक केस है 1970 का, इसमें अगेन क्रेन से रिलेटेड 50 फीट के हाइट पे, तो इसको भी ट्रेसपास माना गया था। उसके बाद तो ये कुछ केसेस था फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं, और आइडिया के तौर पे भी आप इसको, क्योंकि आने वाले समय में एयर स्पेस का आप देखेंगे वायलेशन ज़्यादा होने को संभावना है, तो आपको
इस चीज़ के बारे में पहले से प जानकारी होगा। इसमें सोचिएगा, कुछ और भी सोचिएगा, है ना? कुछ और कॉन्टेक्स्ट में। एक तो हम लोग ने दो देख लिया, 2-3 एस्पेक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया ना। एक तो ये कि काफ़ी ऊँचा से अगर कोई एरियल फ़ोटोग्राफ्स लेता है ना? तो वहाँ भी आप ट्रेसपास का केस हम देखते हैं अभी कई बार ब्लॉगिंग वगैरह देखते हैं, तो कुछ ब्लॉगर्स जो है काफ़ी ड्रोन का यूज़ काफ़ी करते हैं, है ना? तो वो ट्रेसपास के दायरे में आ सकता है कई बार, है ना? एरियल फ़ोटोग्राफ क्योंकि कुछ हाइट तक अगर काफ़ी नीचे से कोई आपका फ़ोटो ले रहा है आपके लैंड का, तो वो फिर इश्यूज़ है ना? वो फिर इश्यूज़ है, आप अच्छा से अर्निंग कर सकते हैं, है ना? उसके उससे कंपनसेशन लेके। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमने देखा, ये एक इम्पोर्टेंट बात था कि कोई चीज़ जो है लैंड से है जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं ट्रेसपास है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हम लोगों ने जो देखा वो ट्रेसपास टू एयर स्पेस था। अब ट्रेसपास टू ग्राउंड का भी कुछ एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। सॉरी, ट्रेसपास टू ग्राउंड तो हम लोग जानते ही हैं, ट्रेसपास टू ग्राउंड बीनीथ द सरफेस, है ना? जैसे माइनिंग ऑपरेशंस, जितना भी माइनिंग ऑपरेशंस होता है, वो माइनिंग लॉज़ से गवर्न होता है ना? इंडिया में भी, चाहे यहाँ इंग्लैंड में भी कई सारे लॉज़ हैं। तो ये माइनिंग ऑपरेशंस उसी से गवर्न होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन माइन, है ना, किसी के लैंड में जो है, वो माइनिंग ऑपरेशन कॉज़ करता है सबसॉइल में, तो वो ट्रेसपास ही कहलाएगा, वो भी ट्रेसपास है। अगर किसी के लैंड से जो है मिट्टी खनन कोई कर लेता है ना? तो वो क्या है? वो ट्रेसपास है। ट्रेसपास टू द ग्राउंड बीनीथ द सरफेस, वो यही है। इसके अलावा ट्रेसपास फ्रेंड्स डायरेक्ट एंट्री से तो होता ही है, और अगर कोई पर्सन सीढ़ी जो है वो लगा देता है दूसरे के वाल पे, तो वो क्या है? वो भी ट्रेसपास का ही उदाहरण है ना? एक प्रकार से ये इस केस में हेल्ड किया गया था। तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस आप ध्यान में रखें बस। अब देखिए, ट्रेसपास बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड, अगर कोई पर्सन लैंड में कंटीन्यूअसली रहता है, तो वो भी ट्रेसपास है ना? और प्रत्येक दिन एक डिफरेंट ट्रेसपास माना जाता है ना? न्यू कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होता है। ईच डे ट्रेसपास कंटिन्यूज़, है ना? ट्रेसपास कंटिन्यूज़, अ न्यू कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ेज़। प्रत्येक दिन जैसे-जैसे ट्रेसपास अगर कंटिन्यू रहता है, तो एक नया कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होता रहता है। और किसी भी पर्सन को जब उसने प्रवेश किया तो कंसेंट दिया गया था। लेकिन बाद में अगर कंसेंट विथड्रॉ कर लिया जाता है, तो उसका ऑब्लिगेशन है कि वो उसी समय जो है लीव कर दे, वा छोड़ के चला जाए, वापस चला जाए। अदरवाइज़ फिर वो वहाँ से ट्रेसपास माना जाएगा। है ना? इससे रिगार्डिंग एक केस है, सिक्स कारपेंटर केस, इसी नाम से पॉपुलर है। इस केस का फैक्ट्स मैंने पीपीटी में कहीं अलग से दिया हुआ है, तो मैं वहाँ पे उसको डिस्कस करूँगा। अभी ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ये हारपुट में दिया हुआ है, ये चीज़ें हैं, तो इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप केवल देख लीजिए। जैसे एक केस है फ्रेंड्स, जेफरी वर्सेस ब्लैक 1978। इसमें क्या होता है कि पुलिस जो है वो थेफ्ट का थेफ्ट के आरोप में सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसने क्लेमेंट के लैंड में ड्रग्स से रिलेटेड सर्च को स्टार्ट कर दिया, है ना? ऑल्दो इसका कोई जो है अथॉरिटी नहीं था पुलिस का, लेकिन उन्होंने अपने पावर को अब्यूज़ किया, तो इसको भी ट्रेसपास माना गया, है ना? ट्रेसपास था थेफ्ट का ज़रूर, मतलब सॉरी, आरोप जो था वो थेफ्ट का था और सर्च वारंट थेफ्ट के आरोप में अरेस्ट करने के लिए था, लेकिन क्लेमेंट के फ्लैट में वो उन्होंने ड्रग्स को जो है सर्च करने शुरू कर दिए। सो ये ट्रेसपास माना गया। इसी तरह से ट्रेसपास बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन लैंड, प्लेसिंग थिंग्स ऑन लैंड, है ना? किसी दूसरे के लैंड में कुछ वस्तु को छोड़ देना, जैसे डंपिंग करना, रबिश, बेसिकली डंपिंग, रबिश को जो है, कूड़े-कचरे को डंप करना, किसी पार्किंग व्हीकल्स को पार्क कर देना, या कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना दूसरे के लैंड में, जैसे लीनिंग जो लैडर था वो, ये सारा जो है कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास देखा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं। बस जानकारी के लिए आप ऐसा रखिए कि फॉरेन लॉज़ में कुछ ऐसा है, जैसे ट्रेसपास टू द हाईवे, अगर हाईवे पे कोई रीज़नेबल पीरियड्स के बियॉन्ड रहता है, तो वो ट्रेसपास माना जाता है। ये वहाँ के लॉज़ में हो सकता है ऐसा, है ना? उस आधार पे ये सारी चीज़ें भी ट्रेसपास मानी जा सकती हैं। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेप्शंस देखते हैं एंड जस्टिफिकेशंस देखते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम लोगों ने देखा ट्रेसपास के डेफिनिशन को या फिर डिफरेंट एग्जांपल्स को, उसमें उसके एक्सेप्शंस क्या है ना? या फिर उनमें लीगल जस्टिफिकेशंस क्या है? अगर कब लीगल जस्टिफिकेशन होने के वजह से ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, तो उसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला है नो इंटरफेरेंस विद द पोजेशन।
है ना? नो इंटरफेरेंस विद द पोजेशन, यानी कि अगर पोजेशन में इंटरफेरेंस नहीं है ना? और किस तरह का इंटरफेरेंस? डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है पोजेशन ऑफ लैंड से, लैंड के ऊपर, तो वो ट्रेसपास नहीं है। अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डायरेक्ट इंटरफेरेंस मतलब डायरेक्ट फिजिकल इंट्रूजन, है ना? अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एयर स्पेस के ऊपर जो हम लोगों ने देखा उसको हम लोग ट्रेसपास मान रहे हैं, तो वो डायरेक्ट तो नहीं है ना? लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ समझना पड़ेगा, एक काफी अच्छा जो है आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने देखा कि वो जो आपको मैगज़ीन जो हमने देखा, बड़ा-सा मैगज़ीन जो था, उस मैगज़ीन में हम लोगों ने देखा कि जो ओनरशिप है, वो कहाँ तक है, हेवन से लेकर के डेप्थ तक है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, ये हमारा लैंड है, ये जो बॉर्डर है हमारा लैंड है, तो इस लैंड के ऊपर तक और नीचे तक, है ना? कुछ ऊपर का हमने लिमिट देखा, इसी तरह से नीचे का भी कुछ लिमिट होगा। तो वो जो लिमिट है उतना तक प्रॉपर्टी माना जाता है, वो प्रॉपर्टी ही माना है एक तरह से, लैंड का ही प्रॉपर्टी है ना? उसका एन्जॉयमेंट जो है वहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है? तो वो सब प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसके ऊपर लैंड के ऊपर या नीचे वो सब प्रॉपर्टी का पार्ट है ना? इसलिए वहाँ पे होगा तो वो सारा डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एयर स्पेस में है तो वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही है। क्योंकि वहाँ तक हमारा एन्जॉयमेंट का राइट एक्सटेंड करता है ना? तो यहाँ पे ये बात है। लेकिन हम लोग यहाँ जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं, नो डायरेक्ट इंट यानी कि वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है और यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, नो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे नो डायरेक्ट इंटरफेरेंस किस तरह का हो सकता है? जैसे अगर किसी पर्सन को पर्सन के लैंड में गैस या इलेक्ट्रिसिटी सर्विस से उसको डिप्राइव कर दिया जाए, तो ये ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, है ना? यानी डिप्राइवेशन ऑफ एक तरह से सर्विस जो है, वो ट्रेसपास नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट फिजिकल इंट्रूजन नहीं है ना? प्रॉपर्टी में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये लॉजिक हमेशा ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कहीं भी, है ना? तो जो ये समझ में एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि जैसे ये लैंड है, तो लैंड के ऊपर और नीचे वो प्रॉपर्टी ही माना जाएगा, है ना? प्रॉपर्टी का राइट वहाँ तक एक्सटेंड करता है, एयर स्पेस की अगर हम बात करें तो। तो सारा डायरेक्ट इंटरफेरेंस ही माना जाएगा, है ना? एयर स्पेस में भी अगर कुछ जो हम लोगों ने डिफरेंट होर्डिंग्स वाला केस देखा या अदर जो क्रेन वाला केस देखा, उस सब में क्या था? एयर स्पेस के ऊपर हो रहा था, लैंड के ऊपर हो रहा था, लेकिन वहाँ तक हमारा जो है, वो एक्सटेंड होता है एन्जॉयमेंट का, तो वो सब डायरेक्ट इंटरफेरेंस माना जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात करें हम यहाँ पे नो डायरेक्ट इंटरफेरेंस का एग्ज़ाम्पल क्या होगा? जैसे डिप्राइवेशन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, है ना? किसी तरह का सर्विस का डिप्राइवेशन, वो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है। तो इस तरह का जो डिप्राइवेशन है सर्विसेज़ का, वो ट्रेसपास नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया, तो आप फिर से एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो सेकंड बात है फ्रेंड्स, वो है लॉफुल जस्टिफिकेशन, है ना? लॉफुल जस्टिफिकेशन, अगर किसी भी चीज़ का लॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो फिर वो टॉर्ट क्यों होगा? है ना? नहीं होगा। जैसे अगर किसी पर्सन के पास लॉफुल रीज़न है, किसी के लैंड में एंटर करने का, तो वो ट्रेसपास नहीं होगा, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखिए, ये केस है माधव विट्ठल कुडवा वर्सेस माधव दास बल्लभ दास। बड़ा अच्छा फैक्ट है इसमें। होता क्या है कि डिफेंडेंट जो है वो टेनेंट होता है ना? डिफेंडेंट जो है टेनेंट होता है प्लेंटिफ के लैंड में, प्लेंटिफ के बेसिकली अ, हाउस में, बिल्डिंग में। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा होता है और उसने जो है एक बार कार पार्किंग कर दिया, कंपाउंड में कार लगाया, बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के। लैंडलॉर्ड का परमिशन नहीं लिया, उसने कार पार्किंग किया कंपाउंड में, जो बिल्डिंग का कंपाउंड था उसमें। तो प्लेंटिफ ने ट्रेसपास का केस कर दिया। अब देखिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि टेनेंट का जो है वो राइट है कंपाउंड यूज़ करने का पार्किंग के लिए, है ना? बिना किसी को इनकन्वीनियंस कॉज़ किए हुए अगर वो पार्क करता है, तो वो ट्रेसपास नहीं है ना? देखिए अब इसमें ये दिमाग नहीं लगाइएगा कि भई अगर कॉन्ट्रैक्ट हो पहले से, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से है कि परमिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पहले से है कि नहीं कार पार्किंग हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना? या आपको परमिशन लेना पड़ेगा मेरे पार्क करने की, तो अलग बात है। ज़ाहिर-सी बात है, हम यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ टॉर्ट केसेस, है ना? उस पर्सपेक्टिव में आप देखें, तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है ना? कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन के हिसाब से होगा,
है ना? तो लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, तो इसलिए हमको उस हिसाब से देखना है। तो फैक्ट्स लेकिन अच्छा है ना? फैक्ट्स अच्छा है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये लॉफुल जस्टिफिकेशन था उसके पास, है ना? क्योंकि वो वहाँ पे रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे वो रह रहा था टेनेंट के रूप में, तो वो अगर कार लेके आएगा, वो कंपाउंड में पार्क कर देता है, तो इससे किसी को अगर इनकन्वीनियंस नहीं है ना, किसी को असुविधा नहीं हुआ, इनकन्वीनियंस नहीं कर कॉज़ करता है, तो वहाँ पे उसके पास वो राइट है ना? उसके वो लॉफुल जस्टिफिकेशन है बेसिकली, राइट हो ना हो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन लॉफुल है, इसलिए वहाँ पे ट्रेसपास नहीं होगा, है ना? इसके अलावा फ्रेंड्स कॉमन लॉ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे ट्रेसपास के लिए जस्टिफिकेशन अवेलेबल है ना? वहाँ पे डिफेंसेस अवेलेबल है। जैसे आप देखें स्टैट्यूटरी राइट्स के रूप में काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स या एक्ट हैं जो कुछ अथॉरिटीज़ को ट्रेसपास के लिए परमिशन देते हैं, है ना? उनके एक्ट को जस्टिफाइड मानते हैं, उनके ज एक्ट को वैलिड मानते हैं, अगर वो उन्होंने उस स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग वर्क किया है तो। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनकम टैक्स एक्ट के अथॉरिटी के परिणाम स्वरूप उनके पास ये राइट है कि वो सर्च एंड सीजर के लिए प्रीमाइसेस में इंटर कर सकते हैं। अगर उनको सस्पेक्ट है कि टैक्स इवेज़न हुआ है तो, है ना? टैक्स की चोरी की गई है, तो वो प्रीमाइसेस में इंटर कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। अगर आप रेड मूवी देखे हों, तो आप जानते होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावर कितना होता है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, वो उनके पास भी रेस्क्यू करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटर करने का राइट होता है। जब भी डिजास्टर का सिचुएशन होता है, डिजास्टर आया होता है, तो वहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटर कर सकते हैं। अब वहाँ पे इतना समय भी नहीं है कि वो परमिशन लेंगे और दूसरी बात कि उनको स्टैट्यूट से राइट मिला हुआ है ना? तो वहाँ पे ये ट्रेसपास भले ही हो, लेकिन वो जस्टिफाइड है। इसी तरह से कुछ ऐसे लॉज़ भी हैं, कुछ ऐसे कॉमन लॉज़ हैं जहाँ पे एंट्री को परमिट किया जा सकता है, जैसे अबेटिंग अ न्यूसेंस। अगर कोई पर्सन कहीं पे न्यूसेंस हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए अगर वो वहाँ जाता है, तो उसको उसके जो एक्ट है उसको जस्टिफाइड माना जाएगा। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस जगदीश चंद के केस में कोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री को सही माना था, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री इस उद्देश्य से किया गया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिससे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए वो एंट्री की गई थी। तो उसको कोर्ट ने अलाउ किया, उसको सही माना। इसी तरह से डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के रूप में एक डिफेंस मिल सकता है ट्रेसपास के अगेंस्ट। अगर कोई पर्सन ट्रेसपास करता है और उसका एक्ट जस्टिफाइड है बिकॉज़ ऑफ नेसेसिटी, है ना? जैसे किसी का लाइफ थ्रेट है या प्रॉपर्टी पे थ्रेट है, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन नेसेसिटी के रेस्क्यू करने के उद्देश्य से या नेसेसिटी के रूप में इंटर करता है, तो वो वहाँ पे जस्टिफाइड माना जाएगा। जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनोहर के केस में कोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री को जस्टिफाइड माना, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री जो है फायर आग लग गई थी, उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए किया गया था। तो ये इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं। कुछ केसेस भी दिए हुए हैं, हारपुर में जैसे डिग्बी वर्सेस चीफ कांस्टेबल। तो इस केस में डिफेंडेंट जो है, वो फायरिंग करता है कुछ सीएस गैस का, है ना? वो गैस का फायरिंग करता है ताकि एक साइकोपैथ जो सोप के अंदर था, वो बाहर निकल जाए, वो वहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पे इस डिफेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सेप्ट किया गया। अब जो नेसेसिटी का डिफेंस है, ये हम लोग जनरल डिफेंस में देख चुके हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस मिक्स करके आ सकता है सिचुएशन, तो वहाँ खुद आपको डिसाइड करना हो सकता है कि वो होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे शिप का कैप्टन जो है ऑयल को डिस्चार्ज कर देता है अपने शिप को बचाने के लिए, है ना? और वो उसके वजह से होता क्या है कि जो शोर है, जो किनारा होता है समुद्री का, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ भी डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सेप्ट किया गया। बट बट एक केस है मोनसैंटो वर्सेस टीली। इस केस में क्या होता है, ये केस हम लोगों ने नेसेसिटी में आपको ये क्वेश्चन के रूप में हम दिए थे नेसेसिटी के केस में। और ये इसमें होता क्या है कि डिफेंडेंट जो है वो जाकर के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है, फसल उगा होता है, उसको वो जाके डैमेज कर देते हैं डिफेंडेंट्स। काफ़ी सारे लोग जाते हैं और एक लैंड पे जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फसल उगी होती है ना? जिसको जीएम क्रॉप्स भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि एक्ट किया है मैंने जो एक्ट किया है वो बेसिकली जो
क्रॉप्स है, जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है, वो खतरनाक है, हार्मफुल है, इसलिए उसको डैमेज करना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि ये पब्लिसाइज़्ड हो सके, है ना? इसकी पब्लिसिटी मिल सके हमको। कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, माना कि ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं है ना? तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये नेसेसिटी का लग रहा है ना? और ट्रेसपास का दोनों का अगर जो भी आंसर लिखेगा इस तरह का क्वेश्चन में, दोनों को मिक्स करके और दोनों के स्कोप को बताते हुए, तो उनका आंसर जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। तो कोर्ट ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देखिए, इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट आप हैं, वो सही है। आप पब्लिसिटी चाहते हैं, वो भी अगर हम सही मान लें, लेकिन आपका एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि आप इसके लिए सरकार के पास जाएँगे, आप अपना पब्लिक फोरम में आवाज़ उठाएँगे, है ना? लोगों को जागरूक करेंगे, ये अलग तरीका हो सकता है। लेकिन किसी के लैंड में घुस करके उसके सारे फसल को बर्बाद करना कहीं भी नेसेसिटी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे और भी सिचुएशंस हो सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड हो सकते हैं, जो केस के केस आपको डिसाइड खुद से करना पड़ेगा, है ना? जैसे सपोज़ कीजिए जो हम लोगों ने देखा था अभी कि कोई पर्सन जो है किसी को एक खास एरिया में अलाउ किया गया, उसको किसी खास एरिया में अलाउ किया गया, उसको इस खास एरिया में अलाउ किया गया एंटर करने का, लेकिन उसने इसके एरिया के बाहर एंटर कर गया, है ना? तो वो ट्रेसपास है, लेकिन वहाँ पे अगर ये बातें नहीं लिखी गई हैं कि आगे का एरिया प्रोहिबिटेड है, कोई मार्क नहीं है, तो फिर अगेन वो एक डिफेंस के रूप में हो सकता है, वहाँ भी एक डिफेंस अवेलेबल हो सकता है कि मुझे प्रोहिबिट नहीं किया गया था, कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं था, है ना? लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, केस टू केस डिसाइड करेंगे। तो लीगल जस्टिफिकेशंस हो सकता है ना? वहाँ पे लीगल जस्टिफिकेशन हो सकता है। अब आइए फ्रेंड्स आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स कि क्या-क्या एक्सेप्शंस है, क्या-क्या स्टैट्यूट्स में एक्सेप्शन है, कॉमन लॉज़ में क्या एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं और केस टू केस जो है वो हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ट्रेसपास है कि नहीं। अब एक लीगल प्रिंसिपल जो हम लोगों ने देखा एसेंशियल्स में कि ट्रेसपास जो है वो रॉन्ग अगेंस्ट पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। रॉन्ग अगेंस्ट पोजीशन है, ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं है, रेदर देन ओनरशिप। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ओनरशिप हम जानते हैं कि एक ब्रॉडर है। ओनरशिप इन द ब्रॉडर इन द सेंस कि ओनरशिप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइट्स है। अगर किसी के पा किसी कोई पर्सन किसी का ओनर है, तो फिर उसके पास सारे राइट्स हैं, है ना? जूरिस्प्रूडेंस में आप देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस में ये टॉपिक होता है पोजीशन और ओनरशिप। तो ओनरशिप होने पे किसी पर्सन के पास सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो ट्रेसपास इज़ रॉन्ग अगेंस्ट पोजीशन, इसके लिए ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है। इसको समझने के लिए ये बात दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि पर्सन जो पोजीशन में है, वो पोजीशन में है, जिस जो किसी लैंड के पोजीशन उसके पास है, तो वो सूट ला सकता है। वो ट्रू ओनर नहीं है, इससे मतलब नहीं है ना? उसका ओनर होना ज़रूरी नहीं है सूट लाने के लिए, है ना? और कोई भी ट्रेसपासर ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि जो पर्सन के पास पोजीशन है, उसके पास बेटर टाइटल नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास बेटर टाइटल है। वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है। जस्ट टेरिटरी का मतलब होता है कि राइट ऑफ थर्ड पार्टी, इसका बेसिक मीनिंग होता है राइट ऑफ थर्ड पार्टी। तो ट्रेसपासर यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि थर्ड पार्टी के पास बेटर टाइटल है, ऐसा वो नहीं कह सकता है ना? ऐसा वो नहीं कह सकता, ऐसा डिफेंस वो नहीं ले सकता है। तो ये है पोजीशन का मतलब, पोजीशन ट्रेसपास जो है रॉन्ग अगेंस्ट पोजीशन है। अब कुछ केस लॉज़ देखिए जैसे ग्राहम वर्सेस पीट। इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ जो होता है वो लैंड होल्ड कर रहा होता है लीज के अंदर, है ना? लीज के थ्रू वो लैंड होल्ड कर रहा होता है, उसके पोज़ीशन में होता है लैंड और लीज जो है एक्चुअली वो वॉइड हुआ होता है वो। तो डिफेंडेंट जो है लैंड में इंटर कर देता है। कोर्ट ये हेल्ड करती है कि प्लेंटिफ का जो लीज था भले ही वॉइड है, लेकिन चूँकि पोज़ीशन उसके पास है, तो वो स्टिल स्यू कर सकता है ट्रेसपास के लिए क्योंकि एनी पोज़ीशन इज़ अ लीगल पोज़ीशन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर कि क्योंकि किसी भी तरह का पोज़ीशन एक लीगल पोज़ीशन ही है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, है ना? तो ये चीज़ें हेल्ड की गई थी ग्राहम वर्सेस पीट के केस में। ये केस है 1801 का ये केस है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि ट्रेसपास के केस में वो कोई पर्सन जिस जो ट्रू ओनर नहीं है वो भी सूट ला सकता है। वो सूट ला सकता है। उसके लिए उसको ट्रू ओनर होने का ज़रूरी नहीं है। वो सूट ला सकता है। और इसी का कन्वर्स भी सही है फ्रेंड्स जैसे कोई ट्रू ओनर अगर उसके पास कोई
पोजीशन का इमीडिएट राइट नहीं है और ना ही उसके पास पोजीशन है, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये दोनों ही कन्वर्स भी ट्रू है, और जो पहला स्टेटमेंट हमने बताया कि कोई पर्सन का ट्रू ऑनर होना जरूरी नहीं है, बिना ट्रू ऑनर हुए भी वो सूट ला सकता है। और लेकिन इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर वो ट्रू ऑनर है लेकिन उसके पास ना पोजीशन है और ना पोजीशन के लिए उसके पास राइट है, इमीडिएट राइट नहीं है उसके पास, है ना? जैसे आपने लीज पे किसी को दिया, अब उसका एक टर्म है 1 साल के लिए, तो अब फिर उसका रिवोकेशन का भी होता होगा, कोई टर्म्स होगा, लेकिन उस टर्म को फुलफिल किए, 1 महीना का नोटिस दिए, अगर कोई पर्सन किसी के लैंड में इंटर कर जाता है तो वहां पे जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। वो ट्रू ऑनर है लेकिन फिर भी वो नहीं ला सकता है, क्योंकि पोजीशन किसके पास है? जो जिसको लीज दिया गया है, लीज पे दिया गया है, जिसको लीज पे दिया गया है ना? उसके पास पोजीशन है। और साथ ही साथ जो ऑनर है उसके पास अभी राइट, इमीडिएट राइट पोजीशन का नहीं है, तो वो वहां पे ट्रू ऑनर होते हुए भी सूट फाइल नहीं कर सकता है ना? ये चीजें हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक केस है इलियास वर्सेस पैसमोर। इसमें पुलिस ऑफिसर क्या करता है, प्लेंटिफ के प्रीमाइस में इंटर करता है, अरेस्ट करने के लिए, लॉफुल अरेस्ट होता है, करने के लिए वो इंटर करता है, लेकिन उन्होंने, पुलिस ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट्स को वहां से ले लिया, है ना, रिमूव कर दिया बिना कोई अथॉरिटी के। तो ऑफिसर्स का जो यहाँ एक्ट था वो ट्रेसपास था, बेसिकली ट्रेसपास, ट्रेसपास था वो। लेकिन जो लॉफुल एंट्री था अरेस्ट के लिए, वो ट्रेसपास नहीं था, है ना? लॉफुल एंट्री तो ट्रेसपास नहीं था, लेकिन उनका जो एक्ट था रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये बेसिकली ट्रेसपास का था, वो ट्रेसपास था, वो इंटरफेरेंस था। इसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट बात जो आती है वो होती है एक्शनेबल पर से, है ना? एक्शनेबल पर से, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्लेंटिफ को किसी तरह का डैमेज प्रूफ करना जरूरी नहीं है, बस ट्रेसपास हो गया तो ये अपने आप में सफिशियंट है सूट फाइल करने के लिए, है ना? कोई माइनर इन्वेजन हो, है ना, कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, वो ट्रेसपास कहलाएगा, है ना? ये होता है एक्शनेबल पर से का मतलब, एक्शनेबल पर से का मतलब यही होता है ना? अगर एक ऑनेस्ट मिस्टेक है ना? तो वो डिफेंस नहीं हो सकता है। ऑनेस्ट मिस्टेक, है ना? हम जानते हैं वैसे भी कि मिस्टेक एक बहुत ही लूज डिफेंस है, बहुत ही लूज डिफेंस है, बहुत वीक डिफेंस है ये। तो मिस्टेक जो है वो ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो तो भी ट्रेसपास से आप बच नहीं सकते, है ना? इनएविटेबल एक्सीडेंट का बात, थोड़ा इनएविटेबल एक्सीडेंट तो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस के रूप में होता है, तो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है मे बी, बट मिस्टेक तो कभी भी ट्रेसपास के लिए डिफेंस के रूप में नहीं आएगा। तो ये था फ्रेंड्स एक्शनेबल पर से। सारे टर्म्स को समझते जाइए। एक तो पोजीशन और ओनरशिप में देख लिया, उसके बाद एक्शनेबल पर से, और उसके बाद ट्रेसपास एब इनिशियो, इसका भी एक मतलब एब इनिशियो मतलब तो आप जानते ही हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना? ये होता है इसका मतलब। ट्रेसपास एब इनिशियो का क्या मतलब है? देखिए, ट्रेसपास एब इनिशियो का मतलब है जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी में लॉफुली एंट्री करता है लेकिन बाद में वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने लगता है ना? जैसा कि अभी हमने इस केस में देखा, इलियास वर्सेस पैसमोर के केस में पुलिस ऑफिसर जो है प्रीमाइस में लॉफुली अरेस्ट करने के लिए इंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनका जो एक्ट होता है वो रॉन्गफुल हो जाता है। तो होता क्या है ना? तो इंटायर एंट्री एंड प्रेजेंस अनलॉफुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना? इंटायर एंट्री एंड द प्रेजेंस अनलॉफुल फ्रॉम द बिगनिंग, है ना? इसका मतलब यही होता है। ट्रेसपास एब इनिशियो का मतलब है कि कोई पर्सन ने लॉफुली एंट्री की लेकिन उसके बाद वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने लगा, तो उसका सारा एंट्री से लेकर के जो उसका प्रेजेंस है, जो वहां पे वो मौजूद है, वो सब कुछ अनलॉफुल हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, है ना? और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए 2 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। बेसिकली एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, वो होगा देयर मस्ट बी पॉजिटिव एक्ट ऑफ मिसफिजेंस, है ना? यानी कुछ ऐसा कार्य किया गया जो रॉन्ग हो, है ना? डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना? ये चीज़ होना ज़रूरी है। 2 टर्म होता है फ्रेंड्स, एक होता है मिसफिजेंस और एक होता है नॉनफिजेंस। मिसफिजेंस का मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग रॉन्ग, और नॉनफिजेंस का मतलब होता है फेलिंग टू डू समथिंग, मतलब कुछ करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहा है। दोनों में फ़र्क है ना? तो ये बातें प्रूफ होनी चाहिए, ये बातें प्रूफ होनी चाहिए, मिसफिजेंस प्रूफ होना चाहिए, है ना? केवल नॉनफिजेंस प्रूफ होने से काम नहीं चलेगा, है ना? ये बात प्रूफ होना चाहिए कि देयर वाज़ पॉजिटिव एक्ट ऑफ मिसफिजेंस, मतलब समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग किया गया था, तब ट्रेसपास एब इनिशियो होगा।
अब सिक्स कारपेंटर का केस देख लीजिए। सिक्स कारपेंटर के केस में होता क्या है? सिक्स कारपेंटर्स केस काफी पॉपुलर केस है, 1610 का केस है। इसमें होता क्या है कि जो छह कारपेंटर्स होते हैं वो एक बेसिकली बार में इंटर करते हैं, वहां वाइन और ब्रेड कंज्यूम करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है पेमेंट कर दिया था इनिशियल ऑर्डर के लिए, जो उन्होंने इनिशियल ऑर्डर किया, वाइन लिया, ब्रेड लिया, उसके लिए उन्होंने पे कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने फिर और वाइन और ब्रेड मंगवाया, जो कि उनको सर्व किया गया। लेकिन उसके बाद ये जो एडिशनल आइटम्स था उसको उसका उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया, पे करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, ये फैक्ट था। तो अब इशू ये था कि क्या कारपेंटर का जो रिफ्यूजल है एडिशनल वाइन और ब्रेड के लिए जो पे करना था उसका रिफ्यूजल ये माना जाएगा कि जो उनका शुरुआत से एंट्री था वही टॉर्टियस था या वही ट्रेसपास था, है ना, यानी ट्रेसपास टू एब इनिशियो था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ट्रेसपास नहीं है ना। और इसलिए इस केस में ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया कि अगर एंट्री के दौरान अथॉरिटी या लाइसेंस है पार्टी के पास और उसका अब्यूज किया जाता है बाद में, द एंट्री डज नॉट रेट्रोएक्टिवली बिकम ट्रेसपास, मतलब एंट्री जो है रेट्रोस्पेक्टिव मोड से ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, मतलब पहले से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अगर उसके पास लाइसेंस है, इज गिवन बाय द पार्टी, है ना, अगर उसको लाइसेंस दिया गया है पार्टी के द्वारा या उसके पास अथॉरिटी है एंट्री का, है ना, तब उस केस में, है ना, नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है शुरू से ही, तो फिर वहां पे और वो आने के बाद रॉन्गफुल एक्ट करता रहता है तो फिर वो ट्रेसपास एब इनिशियो होगा। लेकिन सिक्स कारपेंटर के केस में ऐसा नहीं माना गया क्योंकि उसने इनिशियल जो ऑर्डर था उसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद उसने वाइन और ब्रेड जो मंगाया एडिशनल उसको उसका पेमेंट के लिए रिफ्यूजल उसने किया, उन्होंने उन लोगों ने किया, तो उसको ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं माना गया। क्या क्या प्रिंसिपल स्टेब्लिश किए गए? एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, इफ अ पर्सन एब्यूज एन अथॉरिटी ग्रांटेड बाय लॉ दे बिकम अ ट्रेसपासर एब इनिशियो, है ना, तो वो ट्रेसपासर एब इनिशियो माने जाते हैं, है ना, ट्रेसपासर एब इनिशियो माने जाते हैं। उसके बाद नन फिजेंस एक्सक्लूजन, है ना, मतलब केवल ये प्रूफ कर देना कि कोई एक्ट नहीं किया गया या फेलियर टू एक्ट, ये पर्सन को ट्रेसपासर एब इनिशियो घोषित करने के लिए या साबित करने के लिए सफिशिएंट नहीं है ना, ये साबित करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, मिसफिजेंस भी प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना, ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसके बाद रिमूवल ऑफ प्लीडेड अथॉरिटी, है ना, रिमूवल ऑफ प्लीडेड अथॉरिटी, इफ एन एक्शन ऑफ ट्रेसपास, इफ एन अथॉरिटी इज प्लीडेड एज डिफेंस, अगर अथॉरिटी को डिफेंस के रूप में प्लीड किया जाता है, सब्सिक्वेंट एब्यूज ऑफ दैट अथॉरिटी कैन निगेट द डिफेंस, है ना, बाद में अगर वो एब्यूज किया जाता है उस अथॉरिटी का तो वो डिफेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। जो अथॉरिटी आपको मिली, आप उस अथॉरिटी से अगर आपने एब्यूज कर लिया बाद में, है ना, तो फिर वो आपके डिफेंस को निगेट करेगा, मतलब आप डिफेंस फिर नहीं ले सकते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी था इंटर करने का, मेरे पास अथॉरिटी था एक्ट करने का, नहीं। और वर्तमान के इम्प्लीकेशंस को अगर आप देखें, दिस केस इज ऑफन साइटेड इन लीगल डिस्कशन अबाउट द लिमिट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी एंड द कंडीशंस अंडर व्हिच ट्रेसपास एब इनिशियो अप्लाइज, है ना, लॉफुल अथॉरिटी के लिमिट से के रिगार्डिंग और ट्रेसपास एब इनिशियो के रिगार्डिंग इस केस का जो इस केस को साइट किया जाता है ना। तो ये चीजें इस केस सिक्स कारपेंटर के केस में की गई थी। अब एंट्री विथ लाइसेंस का मतलब होता क्या है? जो लाइसेंस हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर किसी पर्सन के पास लाइसेंस है, अथॉरिटी है, तो फिर वो चीजें ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर वो अब्यूज करता है अथॉरिटी का तो वो निगेट हो जाता है उसका डिफेंस। अब लाइसेंस शब्द कहाँ डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में। और लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस एक ऐसा राइट है, एक ऐसा राइट है जो कि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ग्रांट किया जाता है ना, ग्रांट किया जाता है या फिर कुछ नंबर्स डिफिनिट नंबर ऑफ पर्सन्स को ग्रांट किया जाता है टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ करते रहने के लिए, ऑन द ग्रांटर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, जो ग्रांट इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांट कर रहा होता है उसके द्वारा,
और अगर ऐसा राइट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो जो एक्ट होगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा, है ना? देखिए, फिर से समझ लीजिए, सेक्शन 52 इंडियन ईज़मेंट एक्ट में लाइसेंस वैसा राइट है जो किसी पर्सन को ग्रांट किया गया, किसी पर्सन को ग्रांट किया गया या कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन को ग्रांट किया गया, कुछ करने के लिए या कुछ करने के लिए या कुछ करते रहने के लिए, है ना? एक बार करने के लिए या कंटिन्यू टू डू समथिंग या करते रहने के लिए, है ना? किस चीज़ पे? ग्रांटर्स के इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो ग्रांट कर रहा होता है, ऐसा राइट प्रदान कर रहा होता है, उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, है ना? और अगर ऐसा राइट अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एक्ट जो है अनलॉफुल हो जाएगा। ऐसा वो एक्ट जो है, वो डू टू डू और कंटिन्यू टू डू का जो है एक्ट, वो अनलॉफुल हो जाएगा, है ना? और ये ईजमेंट नहीं है या इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी नहीं है। ये ईजमेंट और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसको ईजमेंट नहीं कहते हैं और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इंटरेस्ट किस तरह का? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखते हैं कि डिफरेंट तरह का, कोई सेल कर दे या मॉर्गेज करे, लीज करे, उस सब में क्या है? कुछ ना कुछ तरह का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, गिफ्ट दे दे। तो वो ऐसा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही ये ईजमेंट है ना? ईजमेंट आप जानते हैं, राइट टू एन्जॉय, है ना? वो ईजमेंटरी राइट्स भी नहीं है। ये होता है लाइसेंस। जैसे किसी पर्सन को अगर परमिट किया जाता है पेड़ को काटने के लिए उसके खुद के लैंड में, हम लोग देखते हैं क्या होता है विलेजेस में, गाँव वगैरह में, लैंड पे किसी को परमिशन दे दिया जाता है कि भाई आप जो है पेड़ कट कर लीजिए, है ना? वो लकड़ी काटने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, परमिशन मिल गई, लाइसेंस मिल गया उसको करने के लिए, है ना? पेड़ काटते रहने के लिए भी लाइसेंस मिल सकता है कि साल 2 साल पे आप पेड़ काट करके जो है वो आप उसको बेच करके, सेल करके वापस आप पैसा दे सकते हैं। तो ये इस तरह का लाइसेंस हो सकता है ना? किसी पर्सन को फ़िल्म देखने के लिए लाइसेंस मिल सकता है किसी सिनेमा के अंदर, है ना? सिनेमा वालों के द्वारा किसी तरह का लाइसेंस उनको मिल सकता है, फ़िल्म देखने के लिए, है ना? ऐसा राइट्स मिल सकता है टू डू समथिंग, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, है ना? ऐसा राइट्स मिल सकता है, तो वो लाइसेंस होता है। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, परमिशन बाय क्लेमेंट्स ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू एंटर एंड यूज़ प्रॉपर्टी, है ना? तो जैसे ट्रेडमैन जो है गुड्स डिलीवर करता है, सिनेमा, कंसर्ट, अटेंडी, लॉजर्स, ये सारे सिनेमा, कंसर्ट, अटेंडीज, है ना? जो सिनेमा या कंसर्ट में अटेंडीज होते हैं, है ना? या जो लॉजर्स होते हैं, उन सबको अलाउ किया जाता है, लाइसेंस, है ना? उनको लाइसेंस दिया जाता है, यूज टू इंटर एंड यूज द प्रॉपर्टी, है ना? रिवोकेशन भी हो सकता है, कुछ रिवोक्ड एट विल किए जा सकते हैं, है ना? सर्कमस्टांसेस या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लिमिटेशन की अगर बात करें तो कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जो, इफ द पर्पज ऑफ द लाइसेंस इज एक्सीडेड, ट्रेसपास इज कमिटेड, अगर वो लाइसेंस का जो पर्पज था वो एक्सीड कर गया, है ना? जिस पर्पज के लिए लाइसेंस दिया गया था उससे ज्यादा कुछ वर्क किया गया, कुछ एक्ट किया गया, तो वहां पे ट्रेसपास कमिट माना जाएगा, है ना? और रीजनेबल फोर्स यूज किया जा सकता है उस समय ट्रेसपासर को रिमूव करने के लिए, है ना? कॉलिंस वर्सेस रेडिसन 1754 का एक केस है। इसमें क्या है कि थिएटर के अंदर जाने वाले लोगों को या पार्टी गेस्ट को रिमूव करने के लिए, है ना? जो डिसरप्टिव थिएटर में जाने वाले लोग थे या पार्टी गेस्ट थे, उनको रिमूव करने के लिए रीजनेबल फोर्स को अलाउड, मतलब सही माना गया, है ना? वैलिड माना गया। तो ये था फ्रेंड्स जो हमारा एंट्री विथ लाइसेंस, है ना? लाइसेंस के साथ एंट्री करना, उसके रिगार्डिंग कुछ जो बातें थी। अब लाइसेंस जो है वो बेयर लाइसेंस हो सकता है या लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट हो सकता है। बेयर लाइसेंस का क्या मतलब है? बेयर लाइसेंस का मतलब है कि सिंपल परमिशन टू डू समथिंग ऑन लाइसेंसर प्रॉपर्टी, है ना? एक सिंपल परमिशन, लाइसेंसर्स के प्रॉपर्टी पे कुछ करने के लिए एक सिंपल परमिशन देना, है ना? ये किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है लाइसेंसर के लिए, है ना? जैसे अलाउ समवन टू एंटर योर प्रॉपर्टी टू आस्क फॉर डायरेक्शन, जैसे किसी पर्सन को अपने प्रॉपर्टी में आप एंटर करने के लिए अलाउ कर सकते हैं कि आप डायरेक्शन पूछने के लिए, है ना? डायरेक्शन पूछने के लिए कोई पर्सन एंट्री करता है, तो वहाँ पे बेयर लाइसेंस हो सकता है ना? बेयर लाइसेंस, जैसे आप किसी को कोई आपसे डायरेक्शन पूछने आता है, वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है ना? तो वहाँ पे सिंपल परमिशन मिल सकता है, परमिशन जो मिलता है, वो बेयर लाइसेंस के रूप में होता है। एक होता है लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट,
इसमें क्या है, एक एडिशनल ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर्टी राइट्स में, लाइसेंस के अलावा। इस तरह के लाइसेंस जो है वो रिवोक नहीं किए जा सकते हैं, है ना? जैसे इसमें क्या था, रिवोक्ड एट एनी टाइम, लेकिन इसमें उस तरह के लाइसेंस रिवोक नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ए लाइसेंस टू हंट इन अ पार्क एंड कैरी अवे द डियर। एक्ट ऑफ हंटिंग इज अ लाइसेंस व्हाइल कैरिंग अवे द डियर इज अ ग्रांट। डियर को वहां से, हिरन का शिकार करने के बाद हिरन को वहां से ले जाना, ये एक तरह का ग्रांट है ना? और लाइसेंस क्या है, हंट करना लाइसेंस है, और कैरी अवे द डियर ये लाइसेंस दी गई। तो इसमें इसमें एक ग्रांट ये था कि डियर को वापस कैरी करके वो ले जा सकता है। तो ये लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट, ये इजीली रिवोकेबल नहीं है, है ना? ये इजीली रिवोकेबल नहीं है। इसमें किसी भी समय रिवोक हो सकता है, इसमें कुछ कंडीशंस होंगे जिससे कि रिवोक किया जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, ग्रांट का मतलब क्या होता है? हमने अभी देखा लाइसेंस्ड कपल्ड विथ ग्रांट। तो देखिए, ग्रांट का लीगल सेंस में भी मीनिंग होता है और जनरल सेंस में भी मीनिंग होता है। जैसे ग्रांट हम लोग सुने होंगे, आपकी रिसर्च ग्रांट मिलता है ना? पीएचडी करने के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए, या फिर आपको एजुकेशनल ग्रांट मिल सकता है डिफरेंट स्टेजेस पे। तो और लीगल सेंस में भी ग्रांट का मतलब होता है, लीगल सेंस में ग्रांट आप देखेंगे कि ईजमेंटरी राइट्स का ग्रांट दिया जा सकता है ना? ईजमेंट राइट प्रोवाइड्स किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है। तो ग्रांट का मतलब जनरल मीनिंग मतलब यही होता है कि ट्रांसफर करना, किसी चीज को देना, गिविंग, ट्रांसफरिंग या बेस्टोइंग एक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये सब ग्रांट के लिए यूज किया जाता है। ग्रांट का मतलब यही होता है। अब देखिए, ये जो लाइसेंस का जो हमने बात किया, इसी के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज़ हैं। पहला है वुड वर्सेस लीडबीटर और दूसरा है हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड। जो वुड वर्सेस लीडबीटर है, ये हमारा 1845 का केस है, और हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड ये हमारा 1915 का केस है, 1915 का केस है। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, फर्स्ट जो केस है हमारा वुड वर्सेस लीडबीटर, इस केस में प्लेंटिफ जो है वो टिकट परचेज करता है हॉर्स रेस देखने के लिए, और इवेंट के दौरान डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के द्वारा बेसिकली प्लेंटिफ को रेस कोर्स जो है वो छोड़ने के लिए बोला जाता है, लीव करने के लिए बोला जाता है, उनको हटने के लिए, वहां से वापस जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन प्लेंटिफ ने रिफ्यूज कर दिया वापस जाने से, तो उसको फोर्सिबली इजेक्ट कर दिया गया, है ना, डिफेंडेंट के द्वारा। अब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कि मैंने जो टिकट परचेज किया था उसके बावजूद मुझे बीच शो से जो है वापस कर दिया गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो लाइसेंस था उसको इफेक्टिवली रिवोक किया गया था, है ना? मतलब कि उस वो जो रिवोकेशन था डिफेंडेंट के द्वारा, उस लाइसेंस जो दिया गया था प्लेंटिफ को रेस देखने के लिए, उसको रिवोक कर लिया गया था, और ये रिवोकेशन जो था वो सही था, है ना? इसलिए प्लेंटिफ जो है रिवोकेशन के बाद जब वो मना कर रहा था रहने से, तो उसने बेसिकली वो एक ट्रेसपासर के तौर पे कार्य वर्क कर रहा था, है ना? तो इसलिए फोर्सिबल इजेक्शन जो है वो एक्शनेबल रॉन्ग नहीं हो सकता है यहाँ पे, उसके लिए एक्शन नहीं ला सकता है प्लेंटिफ, क्योंकि वो ट्रेसपासर था, और ट्रेसपासर को हटाने के लिए कुछ रेमेडीज के रूप में इजेक्शन एक रेमेडीज होता है ना? रीजनेबल फोर्स का यूज करना एक रेमेडी होता है। इसलिए कोर्ट ने माना कि जो लाइसेंस था उसको रिवोक कर लिया गया था, और उसके बावजूद भी प्लेंटिफ जो है वहाँ ट्रेसपासर के रूप में वह मौजूद था, रिफ्यूज कर रहा था जाने से, तो उसको फोर्सिबली रिजेक्ट किया गया, इसलिए कोई एक्शनेबल रॉन्ग यहाँ पे नहीं बनता है ना? इसलिए प्लेंटिफ को यहाँ पे कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेसपासर कौन है? प्लेंटिफ खुद ही ट्रेसपासर है ना? तो उसने केस इसलिए किया था क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए, उसको लीव करने के लिए बोला गया था ना, उसको रिमूव कर दिया गया था फोर्सिबली। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया। अब इसी से अपोजिट एक केस, हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड 1915 का केस। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है टिकट बाई करता है सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा शो के लिए। बाद में रॉन्गफुली डिफेंडेंट के द्वारा, डिफेंडेंट्स जो सिनेमा मैनेजमेंट होंगे, उनको सस्पेक्ट होता है कि ये जो प्लेंटिफ है वो बिना टिकट के इंटर कर गया है, तो इसलिए उसको लीव करने के लिए बोलते हैं। जब वो रिफ्यूज कर देता है लीव करने के लिए, तो उसको फिजिकली रिमूव किया जाता है गेट कीपर के द्वारा। अब इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि द लाइसेंस वाज कपल्ड विथ अ ग्रांट, है ना? द राइट टू सी द शो, लाइसेंस जो दिया गया था वो ग्रांट के साथ था, है ना? द राइट टू सी द शो, द रिवोकेशन वाज, इसलिए रिवोकेशन जो है इनवैलिड है ना?
जो हमने देखा 2 चीज़, बेयर लाइसेंस ये कभी भी रिवोक किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही हेल्ड किया कि लाइसेंस जो यहाँ है वो कपल्ड विथ ग्रांट है, इसलिए इसको रिमूव नहीं किया जा सकता और वो ग्रांट क्या है? द राइट टू सी द शो। जब हम अंदर जाएँगे, हमको अंदर जाने का लाइसेंस मिला और अंदर जाएँगे, हमको शो के लिए मैंने टिकट परचेज़ किया, तो मुझे वहाँ लाइसेंस दो भी मिला और वहाँ ग्रांट भी है। मुझे शो देखने का राइट मिला, ग्रांट मिला और लाइसेंस मिला कि हम अंदर जाएँ, है ना? उस ड जो बाउंड्री है उसमें एंटर करें। सो रिवोकेशन यहाँ पे इनवैलिड है और प्लेंटिफ ट्रेसपासर नहीं था, इसलिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए असॉल्ट के लिए और फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया। अब देखिए दोनों केस में अपोजिट बातें हेल्ड की गई, है ना? दोनों केस में अपोजिट बातें हेल्ड की गई और अगर आप देखें तो अब जो है हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड यही हमारे लिए रिलेवेंट है ना? इसमें इस केस में लॉर्ड जस्टिस बकले ये कहते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप पेज नंबर 361 है ना? 360 और 361 का 1-2 पैरा है, उसको जाके एक बार डिटेल में पढ़िएगा। वैसे जो शॉर्टकट बात है, जो कंक्लूजन है या जो समरी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स इसमें लॉर्ड जस्टिस ने ये कहा कि देखिए राइट टू सी अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रांट। ये क्या है? एक ग्रांट है। जब मैंने परचेज किया, जब किसी पर्सन ने परचेज किया टिकट शो किसी भी चीज के लिए, मूवी देखने के लिए या कोई हॉर्स रेस के लिए, तो उसका शुरुआत से अंत तक उसको देखना, वो राइट, वो एक तरह का ग्रांट है ना? और लाइसेंस क्या है? प्रीमाइसेस के अंदर इंटर करने का और मूवी देखना या जो भी प्रोग्राम है उसको देखना, अटेंड करना, वो ग्रांट के रूप में राइट है ना? और इंटर करना वो नेसेसरी कंपोनेंट है ना? वो नेसेसरी है। जब तक इंटर नहीं करेंगे तो फिर एन्जॉय कैसे करेंगे ग्रांट का, है ना? तो ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट ये दोनों चीज़ वहाँ मौजूद है इस तरह की चीज़ों में, जहाँ भी परफॉर्मेंस के लिए कोई टिकट परचेज़ करता है। अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की अगर बात करें तो लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट मतलब रिवोकेबल नहीं है ना? रिवोकेबल नहीं है इसलिए इसका मतलब कि ईज़िली रिवोकेबल नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं होगा कि कोई चीज़ एकदम से इरिवोकेबल हो, ऐसा नहीं होगा, है ना? ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिवोकिंग सच अ लाइसेंस कांस्टीट्यूट अ टॉर्ट। अगर वो रिवोकेशन होता है ना? तो वो टॉर्ट कांस्टीट्यूट होगा, वो एक तरह का टॉर्ट है और इस केस में जो इस ये वाला केस था हर्स्ट केस में, इसमें असॉल्ट है या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है ना? दोनों ही है। तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है पूरा सर्कमस्टांसेस को। आप अगर बुक रेफर करें तो आप पेज नंबर 361 में आर के बांगिया में देख सकते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो ये हेल्ड किया गया था लॉर्ड जस्टिस के द्वारा, बकले के द्वारा और ये जो हर्स्ट वाला केस है उसको डिफरेंट केस लॉज़ में जो है एक्सेप्ट किया गया, है ना? जैसे 1920 का ये केस है विंटर गार्डन थिएटर लिमिटेड वर्सेस मिलेनियम प्रोडक्शन लिमिटेड। इसमें भी हर्स्ट के केस को अप्रूव किया गया और लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट को इरिवोकेबल माना गया, मतलब रिवोकेबल नहीं माना गया, इज़ नॉट रिवोकेबल। तो हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स? 3 बातें हम लोगों ने देखी। पहली कि एंट्री विथ अ लाइसेंस, अगर कोई पर्सन लाइसेंस के साथ इंटर कर रहा है ना? अथॉरिटी के साथ इंटर कर रहा है तो वो ट्रेसपास नहीं होगा। रिवोकेशन की बात करें तो बेयर लाइसेंस कभी भी रिवोक किया जा सकता है ना? बेयर लाइसेंस, केवल लाइसेंस, सिंगल लाइसेंस जो है वो कभी भी रिवोक किया जा सकता है। लेकिन लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट इज़ इरिवोकेबल, है ना? जैसे जब उसने मूवी टिकट परचेज़ किया, जब इस पर्सन ने मूवी टिकट परचेज़ किया, तो उसके पास क्या है? उसको मूवी देखने का, पूरा शो देखने का उसके पास अधिकार है। तो वैसे राइट्स को रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसको केवल इंटर करने का राइट होता, केवल इंटर करने का राइट होता, है ना? कि वो जो बिल्डिंग हो या जो बाउंड्री हो उसमें एंटर कर सकता है, तो उसको कभी भी वो सिर्फ़ केबल राइट होता, वो कभी भी वापस वहाँ से उसको बाहर किया जा सकता था। लेकिन रिवोकेबल लाइसेंस विथ ग्रांट है, तो वो इरिवोकेबल है। और लीगल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो 2 केस जो है इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, 2 डिफरेंट जजमेंट्स डिसाइड होते हैं इसमें, दोनों ही केस में डिफरेंट डिसीजंस आते हैं। लेकिन जो हर्स्ट वाला केस है, वो बेसिकली एक्सेप्ट किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग रेमेडीज़ देख लेते हैं, ट्रेसपास के अंदर रेमेडीज़ क्या-क्या अवेलेबल है। देखिए री एंट्री का राइट है, सबसे पहला कि
उस पर्सन को जिसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसको डिस्टर्बेंस हो रहा है पोजीशन के वजह से, डिस्टर्बेंस हो रहा है ट्रेसपासर की वजह से, उसके पोजीशन के राइट में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो रीज़नेबल फ़ोर्स यूज़ कर सकता है अपने पोजीशन को वापस लेने के लिए, है ना? और यहाँ रीज़नेबल फ़ोर्स का यूज़ करना कभी भी कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं माना जाएगा। अब इसको देखिए, इस केस में फ्रेंड्स एक ही चीज़ पे सारी जो चीज़ें हैं वो घूमेंगी, वो होगा रीज़नेबल फ़ोर्स। तो हम लोग पहले से जानते हैं, प्राइवेट डिफेंस हम लोगों ने देखा है, अ, जनरल डिफेंस के अंदर, टॉट के अंदर डिस्कशन में हम लोगों ने देखा है, तो बस उसी का आपको यहाँ पे इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा कि किसको रीज़नेबल फ़ोर्स माना जाए, किसको नहीं माना जाएगा। तो हेमिंग्स वर्सेस स्टोक पोक्स गोल्फ क्लब, ये केस है। इसमें होता क्या है कि प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के यहाँ काम कर रहा होता है, एक व्यक्ति है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से, और उसको नोटिस दिया जाता है कि वो हाउस जो है वैकेट कर दे। प्लेंटिफ को नोटिस दिया गया था हाउस वैकेट करने के लिए, लेकिन उसने हाउस वैकेट नहीं किया, तो उसको फोर्सफुली जो है डिफेंडेंट के द्वारा रीजनेबल फोर्स का यूज करके उसको रिमूव कर दिया गया। तो फिर प्लेंटिफ ने जब केस लाया था, तो कोर्ट ने हिल्ड किया कि प्लेंटिफ जो है वो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट ने जो डिफेंडेंट जो है वो ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उसने रीजनेबल फोर्स यूज किया था, और किसके अगेंस्ट यूज किया था, तो ट्रेसपासर के अगेंस्ट यूज किया था। प्लेंटिफ ट्रेसपासर था, उसको नोटिस दिया गया था वैकेट करने के लिए हाउस, जब उसको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने नोटिस को नोटिस के बात को नहीं माना, और वो वहां से जो है वैकेट करने के लिए वो राजी नहीं होता है, तो फिर डिफेंडेंट ने रीजनेबल फोर्स यूज किया। तो ये ट्रेसपास यहाँ नहीं है ना? वो रीजनेबल फोर्स है और दैट इज अलाउड। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछ और केसेस हो सकते हैं जहां एक्सेसिव फोर्स जहां भी होगा, वो ट्रेसपास माना जाएगा। ट्रेसपास किसके ऊपर? ट्रेसपास टू दी पर्सन माना जा सकता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, है ना? ये देख चुके हैं हम लोग। जैसे ये तो एक केस है आपको, हैरिसन वर्सेस ड्यूक ऑफ रटलैंड, 1893 का केस है। इसमें ग्रूज शूटिंग से मना किया। ग्रूज एक तरह का पक्षी होता है, गेम होता है ये, तो उसमें पक्षी को मारा जाता है ना, शूट किया जाता है पक्षी के ऊपर, तो इसके लिए इससे जो है उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, रोका जाता है। इसको माना गया कि ये ट्रेसपास को रोकने के लिए था, और इसलिए वो लॉफुल था, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रेन को जो है लॉफुल माना गया था, है ना? ट्रेसपास को रोकने के लिए जो भी अ, फोर्स यूज़ किया गया था, उसको लॉफुल माना गया था। एक केस जो यहाँ पे केस का नाम अलग है, क्योंकि ये हारपुट से लिया गया केस है, रिविल वर्सेस न्यूबरी। लेकिन इससे इससे रिगार्डिंग हम लोग कई केसेस देख चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफेंसेस में हम लोगों ने देखा था। जैसे एक ट्रेसपासर जो है वो किसी के लैंड में प्रवेश करता है ना, ट्रेसपास करता है किसी के लैंड में, तो वहां पे क्या कोई पर्सन सीधे उसको शूट कर सकता है? शूट करना कहाँ तक जस्टिफिएबल है? तो वो डिसप्रोपोर्शनेट है ना, वो रीजनेबल फोर्स नहीं माना जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। और अपने अनुभव के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन अगर शूट करता है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट माना जाएगा, है ना? हम लोगों ने कई केस देखा था, जैसे बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक, इलियट वर्सेस विल्किस, इस तरह के कई सारे केसेस हम लोगों ने देखे थे, जहाँ पे कोई पर्सन जो है ट्रेसपासर के रूप में किसी के लैंड में एंटर करता है, तो वहाँ पे कई बार शूटिंग, डायरेक्ट शूटिंग, ऑटोमेटिक शूटिंग जो है, गन वहाँ पे लगा होता है, और कोई नोटिस बोर्ड नहीं होता है, तो उस तरह का केस आपको याद होगा। सेकंड, अगर रेमेडी की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्शन फॉर इजेक्टमेंट है ना, इजेक्टमेंट के लिए है ना, कोर्ट में सूट लाया जा सकता है। दूसरे पार्टी को वहाँ से वापस हटाने के लिए, इजेक्टमेंट के लिए सूट लाया जा सकता है। तो सेक्शन 6 है, इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में सेक्शन 6, और ये स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है उन पर्सन्स को जिनको डिस्पजेस किया गया है उनके इमूवेबल प्रॉपर्टी से, बिना किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो किए, ड्यू लीगल प्रोसेस को फॉलो किए। और इसके अंदर रेमेडी प्राप्त करने के लिए जो डिस्पजेस्ड पर्सन है, उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके पास पोजेसन था, उनको बिना ड्यू प्रोसेस के इविक्ट किया गया, और ये जो सूट फाइल होना चाहिए वो 6 मंथ ऑफ डिस्पजेशन, डिस्पजेशन के 6 महीने के अंदर फाइल किया होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर कोई पर्सन सुपीरियर टाइटल है किसी के पास, सुपीरियर टाइटल किसके पास हो सकता है? पोजेसन, जिसके पास पोजेसन है उससे सुपीरियर टाइटल ट्रू ऑनर का हो सकता है। तो ट्रू ऑनर भी किसी पर्सन को विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस वो हटा नहीं सकता है। तो इस सेक्शन की खासियत ये है कि यहाँ कोई पर्सन जिसके पास पोजेसन था, उसको बिना ड्यू प्रोसेस के हटा दिया गया, तो वो ट्रू ऑनर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर,
है ना? उनको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बात इस सेक्शन की ये है, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि ट्रू ऑनर क्या ट्रू ऑनर के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है इस केस में? तो येस, ट्रू ऑनर के अगेंस्ट भी ये फाइल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि विदाउट ड्यू प्रोसेस जो है उनको इविक्ट किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होता है एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट, है ना? इसको मीन पढ़ते हैं, मीन प्रॉफिट। आप देखेंगे सीपीसी में इसका जिक्र आता है ना, सिविल प्रोसीजर कोड में मीन प्रॉफिट आता है। तो देखिए होगा क्या इसमें मीन प्रॉफिट के रूप में, इसमें होता है कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड ड्यू टू रॉन्गफुल डिस्पोजिशन। रॉन्गफुल डिस्पोजिशन की वजह से जो लॉस हुआ उसको उसके लिए कंपनसेशन, है ना? जैसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर किसी पर्सन को लैंड से डिस्पोजेस किया गया, उनके प्रॉपर्टी तो उसके रिगार्डिंग कई सारे लॉसेस हो सकते हैं, है ना? हो सकता है कि उससे कुछ इनकम होता हो उससे उस पर्सन को, या वो प्रॉपर्टी अगर डिटेरियोरेट हो जाता है, या रिकवरी कॉस्ट्स अगर कुछ है, तो वो भी जो है कंपनसेशन के रूप में पाया जा सकता है। वो मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकता है उस पीरियड में जितने दिन उनको डिस्पोजेस रखा गया, उस दौरान जो है वो मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, है ना? ये कंजंक्शन मतलब एक्शन फॉर इजेक्टमेंट तो है ही, उसके साथ मीन प्रॉफिट भी किया जा सकता है। अल्टरनेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 लाएँ तो 3 नहीं लाएँगे, 2 और 3 दोनों साथ में लाया जा सकता है ना? केवल वही बेनिफिट जो डिफेंडेंट को मिला उतना ही ज़रूरी नहीं है, है ना? डिफेंडेंट सपोज़ कीजिए कोई घर है, तो वो उस घर को वो सबलीट कर देता है ना? सबलेट करता है, तो उसको वहाँ से कुछ इनकम होता है। तो केवल वही इनकम नहीं, उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो है वो कंपनसेशन के रूप में मिल सकता है। जैसे अगर डिटेरियोरेशन हुआ, है ना? या किसी तरह का रिकवरी कॉस्ट है, वो सब कुछ क्लेम किया जा सकता है। अब डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, है ना? इस तरह का रेमेडी भी अवेलेबल है। जैसे इसमें है कि राइट टू सीज एंड डिटेन ट्रेसपासिंग कैटल और अदर चैटल्स अंटिल कंपनसेशन फॉर डैमेज इज पेड, है ना? राइट टू सीज, सीज करने का राइट, है ना? उनको डिटेन करके रखने का राइट। अगर कोई कैटल है या कोई अदर चैटल्स है, तो उन वो अगर आप किसी के जो है लैंड में घुस करके फसल को डैमेज करते हैं, तो आप उसको सीज कर सकते हैं, है ना? ऐसा कर सकते हैं। ये बोथ इन एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होता है, जैसे क्रिकेट बॉल्स, है ना? काऊ अगर गाय आता है ना? इस तरह का चीज़ जो है दोनों के ऊपर अवेलेबल है ना? दोनों ही के केस में एप्लीकेबल है। तो सीज किया जा सकता है और जब तक आपको पे नहीं मिल जाता है, तब तक आप उसको रिटेन करके रख सकते हैं। कंडीशंस क्या है फ्रेंड्स? कंडीशंस क्या-क्या है? इसके लिए जो हमारा 4th वाले चीज़ है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनलॉफुली प्रेजेंट ऑन द लैंड, है ना? ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुली प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? और राइट अप्लाइज ओनली व्हाइल द ट्रेसपास कंटिन्यूज, जब तक ट्रेसपास है तभी तक ये राइट अवेलेबल है आपको। स्पेसिफिक ट्रेसपासिंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी सीज्ड, है ना? जो ट्रेसपासिंग ऑब्जेक्ट है उसी को सीज किया करना करना है। ऐसा नहीं कि कुछ और सीज कर लिए, है ना? 2-4 जैसे 2-4 गाय है, अब एक गाय आपके प्रॉपर्टी में आ गया, तो आप 4 गाय को अलग जो 3 गाय है, वो नहीं आप सीज कर लेंगे, है ना? ऐसा कुछ है। ये था फ्रेंड्स हमारा डिस्कशन ट्रेसपास के ऊपर हम लोगों ने देख लिया। सारे एस्पेक्ट्स लगभग कवर हो गए होंगे। कुछ छूटा होगा तो मैं फिर नए वीडियो में आपको दे दूँगा। नए वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब आइए फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए। डिफाइन ट्रेसपास टू लैंड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड कंसीक्वेंशियल इंटरफेरेंस विथ एग्जांपल्स। डायरेक्ट एंड कंसीक्वेंशियल इंटरफेरेंस दोनों को बताना है आपको। बेसिकली आप जानते हैं कंसीक्वेंशियल इंटरफेरेंस क्या होगा? न्यूसेंस के रूप में होता है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस ट्रेसपास के रूप में होता है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, उसी को बताना है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द लीगल प्रिंसिपल्स एंड कंडीशंस अंडर व्हिच अ पर्सन कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू रिक्लेम पोजीशन ऑफ देयर लैंड फ्रॉम ट्रेसपासर, है ना? लीगल प्रिंसिपल्स क्या-क्या है, कंडीशंस क्या-क्या है, तो बस आपको यूज करना है। प्राइवेट डिफेंस का कुछ बात लिखिए, ट्रेसपास का जो प्रिंसिपल्स है उसको लिखिए, दोनों को मिक्स करके आप अच्छे आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। एनालाइज द कांसेप्ट ऑफ ट्रेसपास एब इनिशियो, ट्रेसपास एब इनिशियो इसको समझाइए रिलेवेंट केस लॉज के थ्रू। हाउ डज दिस प्रिंसिपल अप्लाई व्हेन अ पर्सन इनिशियली इंटर्स द प्रॉपर्टी लॉफुली, है ना? तो इनिशियली कोई पर्सन प्रॉपर्टी में लॉफुली इंटर करता है, तो उसमें जो डिफरेंट कंडीशंस था मेलफिसेंस, है ना? मिसफिजेंस, मेलफिजेंस, मिसफिजेंस वो सारा चीज़ आप बताइए और मिसफिजेंस, नॉनफिजेंस जो भी है उसको बताइए और उसके बाद फिर आप जो है चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल फॉर पर्सन हु हैज़ डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस फोकसिंग ऑन सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, है ना? तो ये आप समझते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ
Lord Justice Buckley's ruling in Hearst versus Picture Theatre Limited on the modern understanding of license coupled with grants. How does this case modify the principle established in Wood versus Leadbeater? इसको आंसर करने के लिए आप एक बार पेज नंबर जो मैंने बताया था आपको 361 वो भी देख लीजिएगा आर के मांगिया का, है ना? उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर भी आप लैंग्वेज स्किल्स के लिए देखिए। व्हाट आर मीन प्रॉफिट? मीन प्रॉफिट क्या होता है? हाउ कैन पर्सन wrongfully dispossessed of their land claim compensation for loss suffered during the disposition? है ना? तो मीन प्रॉफिट का के दौरान डिफरेंट तरह का जो है मीन प्रॉफिट मांगा जा सकता है ना? तो उसका उन चीजों को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस द राइट ऑफ डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट और कंडीशंस कब क्या-क्या कंडीशंस है, जो तो 3 कंडीशंस हम लोगों ने देखा। उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रेमेडीज ऑफ री-एंट्री एंड एक्शन फॉर इजेक्टमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेसपास। री-एंट्री और एक्शन फॉर इजेक्टमेंट दोनों के बीच में दोनों को कंपेयर कीजिए और कंट्रास्ट कीजिए। व्हेन वुड ईच रेमेडी बी एप्रोप्रिएट, है ना? कब दोनों ही रेमेडी एप्रोप्रिएट होगा, है ना? कब एप्रोप्रिएट होगा? तो ये जो सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सोचिए और थोड़ा-सा आप अगर ढूँढिए, एग्ज़ाम्पल्स ढूँढिए, है ना? उसको भी ढूँढने का प्रयास कीजिए, आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बेयर लाइसेंस एंड लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट। बेयर लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस कपल्ड विथ ग्रांट क्या होता है? उन दोनों को देखिए। हाउ डू दीस डिफर इन टर्म्स ऑफ रिवोकेबिलिटी एंड लीगल इम्प्लीकेशंस, है ना? तो इन दोनों में डिफरेंसेस रिवोकेबिलिटी के आधार पे ही होता है ना? तो उसको देखिए। उसके बाद एनालाइज द केस ऑफ इलियास वर्सेस पैसमोर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग लिमिट ऑफ लॉफुल एंट्री एंड ट्रेसपास एब इनिशियो, है ना? ये पुलिस ऑफिसर वाला जो केस था, इलियास वर्सेस पैसमोर, इसको एनालाइज कीजिए। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लिखेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में इजीली जो है उसको अप्लाई करने आ जाएगा और आप समराइज्ड फॉर्म में किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही चीज सीखना है ना? वही चीज सीखना होता है। कम शब्दों में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो क्वेश्चन जो सही डिमांड कर रहा है उसको हिट होता है कि नहीं, है ना? इधर-उधर की बातें छोड़ करके जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है उसको आप हिट करते हैं कि नहीं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्रेसपास टू लैंड के ऊपर डिस्कशन। ये हमा इसके बाद हम लोग ट्रेसपास टू गुड्स देखेंगे और फाइनली हमारा ट्रेसपास का जो पूरा दायरा है, जो कि हमारे टॉर्ट लॉ के अंदर है, वो हमारा कवर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन सीरीज़ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सीरीज़ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो इस तरह का क्वेश्चंस है, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है। एक ही क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, है ना? जो आने वाले समय में उसी तरह का क्वेश्चंस आएगा और उसी तरह का क्वेश्चंस आना भी चाहिए, है ना? अब 120 क्वेश्चंस है तो केवल 120 फैक्ट्स रहे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े ही है ना? 120 क्वेश्चन में हम 500 फैक्ट्स पूछ लें, तो या 500 कॉन्सेप्ट्स पूछ लें, तो ऐसा होना भी चाहिए, है ना? तभी तो असल में प्री का मतलब होगा, अदरवाइज़ फिर मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फ्रेंड्स डेली पर डे आप जानते हैं कि डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस जो है, डिफरेंट अ, नाम मैंने दे दिया है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कुछ स्लिक मैंने नाम दिया है ना, कुछ आपको ग्लोबल अवेयरनेस के लिए कुछ गेट उसके लिए मैंने नाम दिया है ग्लोबल अवेयरनेस, है ना? जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, देश दुनिया में हो रहा है, उससे भी रिलेटेड हमको रहना है। तो उनको भी देखते रहना है। उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस डेली आते हैं, पर डे आते हैं। आप पोस्ट पे जाकर के पुराना जितना क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कीजिए, है ना? इससे हमको ये समझ में आता है, हमको ये तो पता नहीं चलता है कि किसने सही किया, किसने गलत किया, लेकिन इतना हमको पता चल जाता है कि इतने परसेंट लोग सही आंसर कर रहे हैं, इतने परसेंट गलत कर रहे हैं। तो फिर उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कितना समझ में नहीं आ रहा है। हालाँकि क्वेश्चन्स तो हर एरिया से मैं दे देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि केवल जो डिस्कस कर रहे हैं केवल वही देना सही नहीं है, आप कुछ खुद से रिसर्च कीजिए। दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस चैनल। सो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो में। हम लोग ट्रेसपास टू गुड्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रिमोटनेस ऑफ डैमेज, मेडिकल नेग्लिजेंस देखेंगे, उसमें नेग्लिजेंस का बड़ा स्कोप देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोज़।